शौर्य फटाफट फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करता है, लेकिन उसके पास मिलियंस में रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो बहुत मुश्किल था उसके लिए कि वो उस लड़की की रिक्वेस्ट को ढूंढ पाता। ऊपर से उसे नाम भी नहीं पता था सारा का। वो खुद से बोला, उस लड़की का नाम क्या था? क्या मैंने उसका नाम पूछा था? अरे यार, अब कैसे ढूंढूंगा मैं इतनी सारी रिक्वेस्ट में उसे? कोशिश करता हूँ, शायद मिल जाए। फाइनली तकरीबन 1 घंटे तक लगातार कोशिश करने के बाद शौर्य को एक जानी पहचानी सी फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई दी। वैसे तो शौर्य को उस लड़की का नाम नहीं पता था, लेकिन आईडी पर जो फोटो लगी थी वो इस लड़की की थी, जिसे देखते ही वो पहचान जाता है। लड़की की आईडी को देखते ही शौर्य की आंखों में चमक आ जाती है। यस, मिल गई, यही है वो लड़की। वो फटाफट उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे शौर्य ने कभी किसी को इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं किया था, ये उसके ईगो के खिलाफ था, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन थी वो उसके ईगो से ज्यादा कीमती है। उसके प्यार की आखिरी निशानी वो ब्रेसलेट। तो फाइनली ये गहरी सांस लेकर शौर्य उसे मैसेज करता है, हाय। शौर्य को इस बात को लेकर कंफर्म नहीं था कि सारा के पास वो ब्रेसलेट होगा या नहीं। सारा का नाम पढ़कर शौर्य को सारा याद आती है। पार्टी में जो टुकुर टुकुर से देख रही थी, प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, उसका एटीट्यूड, उसका ऑरा, सब कुछ कितना डिफरेंट था। वो कितनी प्यारी थी। जाने अनजाने शौर्य को सारा के लिए एक सॉफ्ट फीलिंग आने लगती है। उसे वो बहुत अट्रैक्ट करने लगती है और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शौर्य सारा की फोटो देखता है, जूम करके गौर से देखता है। वाकई में कितनी मिलती है उसकी शक्ल शौर्य से। अगर उसकी कोई बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी ही होती, उसकी और अलविना की बेटी। अलविना के बारे में याद करते ही शौर्य को अपने सीने में खिंचाव महसूस होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। अगर सालों पहले उसने अलविना से शादी कर ली होती तो आज वो इस दुनिया में होती, जिंदा होती, और शायद उनकी एक अच्छी खासी फैमिली भी होती। वो उसकी अलविना और उन दोनों की बेटी, जो शायद सारा जैसी होती और उसी की उम्र की भी। खैर, अब वक्त निकल गया तो पछताने से कोई फायदा नहीं। इस बात का रिग्रेट तो शौर्य को हर पल हर सेकंड होता है, लेकिन उसका प्यार उस दुनिया में चला गया जहाँ से वो चाहकर भी उसे ला नहीं सकता। सिर्फ अपनी फूटी किस्मत पर रो सकता है, अपने आप को सजा दे सकता है। सही वक्त पर सही फैसला न लेने की सजा, अपने गुस्से और नफरत को अपने प्यार पर हावी होने देने की सजा, अलवी की जिंदगी को नर्क बनाने की सजा, उसे धोखा देने की सजा, उसका दिल तोड़ने की सजा। आज भी अलवी के साथ उसकी आखिरी मुलाकात उसकी नींदें उड़ा देती है। उसे ऐसे डराती है जैसे किसी छोटे बच्चे को भूत की कहानी डराती है। अगर अतीत में जाने की कोई मशीन होती ना, तो शौर्य अपनी जान की कीमत पर भी उसे खरीदता और अपनी अलवी के पास जाता। अतीत में जाकर वो सब ठीक कर देता। अभय ने उसे बहुत समझाया, पर उसने अपनी ईगो के आगे किसी की नहीं मानी और आज बैठा है अकेला, अपना सब कुछ खोकर, अपना प्यार खोकर। शौर्य को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो किस कदर अलविना के प्यार में गिर गया। वो तो उसकी जिंदगी में सिर्फ बदला लेने के इरादे से आया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने दुश्मन की बेटी पर वो अपने दिल और जान इस कदर न्यौछावर कर देगा कि उसके जाने के बाद भी वो जिंदगी में कभी दूसरी लड़की की तरफ देख तक नहीं पाएगा। प्यार करना तो दूर की बात है। दूर शिमला के पहाड़ों में बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। सभी लोगों ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे थे इस ठंड से बचने के लिए। हल्की धूप भी निकली हुई थी, जिसकी हल्की सी गर्मी लोगों के शरीर को राहत दे रही थी, लेकिन ठंड को ज्यादा कम नहीं कर पा रही थी। अभय अपने सूट बूट में बंगले से बाहर निकलता है। वो फोन पर बात कर रहा था। हाँ, तुम लोग कंस्ट्रक्शन की साइट पर पहुंच जाओ, मैं भी निकल ही रहा हूँ। जल्दी वहाँ पर मिलते हैं। तुम लोगों ने उन लोगों से बात तो कर लिया ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मुझे अपना काम आज के आज खत्म करना है। मेरे पास उन लोगों पर वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी होटल के काम को शुरू करवाना है। अभय कुछ डॉक्यूमेंट्स को गाड़ी की पैसेंजर सीट पर रखता है। उसके बाद गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट करके बंगले से निकल जाता है। आज वो एक अनाथ आश्रम को बुलडोजर से गिराने वाला था, क्योंकि उसे उस जमीन पर एक आलीशान बड़ा सा होटल खड़ा करना था। पहाड़ के ऊपर वो जमीन इतनी अच्छी जगह पर थी कि उसका नजारा इतना खूबसूरत था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। अभय को ये जमीन काफी अच्छे प्राइस पर मिली थी और व्यू वगैरह सब कुछ इतना अच्छा था कि अगर शौर्य ने वहाँ पर होटल डाला तो उसका काम बहुत अच्छा चलेगा। बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे उसके आलीशान होटल में। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चे और कुछ लोग इस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जो अभय खुद सॉल्व करना चाहता था। रास्ते में चलते चलते अभय को काफी ठंड लगती है, तो वो एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी को खड़ा करता है और कुछ गर्म चाय कॉफी पीने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। थोड़ी देर में एक हुडी पहने हुए, पैरों में स्पोर्ट्स शूज पहने हुए, अपने सिर और चेहरे को कवर किए हुए एक इंसान तेजी से अपनी स्पोर्ट्स साइकिल को चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। उस इंसान की साइकिल की स्पीड देखकर ये लग रहा था कि वो काफी जल्दी में है, शायद उसे कहीं पहुंचना था। तभी अचानक उसकी स्पोर्ट्स साइकिल एक बहुत बड़ी और महंगी लग्जरियस कार से टकराती है और गाड़ी पर एक बहुत बड़ा सा स्क्रैच पड़ जाता है। ठीक उसी वक्त पर अभय भी रेस्टोरेंट से निकल आता है और वो ये सब देखता है कि साइकिल वाला जमीन पर गिर गया था। हे, व्हाट द हेल हैव यू डन? जस्ट स्टॉप! अभय उस साइकिल वाले तक भाग कर आता है, पर साइकिल वाला तुरंत घबरा कर खड़ा होता है और साइकिल लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अभय तुरंत अपनी कार में कूदा और साइकिल सवार का पीछा करने लगा। वो व्यक्ति जिसे वो अभी तक पुरुष समझ रहा था, बड़ी फुर्ती से साइकिल चला रहा था। पहाड़ी रास्तों पर उसकी स्पीड देखकर लगता था मानो वो इसी इलाके का रहने वाला हो। जब साइकिल सवार ने साइड मिरर में देखा कि वही काली शानदार कार उसका पीछा कर रही है, तो उसने स्पीड और बढ़ा दी और खुद से बोला, क्या ये आदमी मुझसे नुकसान का पैसा वसूल रहा है? उसके मन में डर घर कर गया था, लेकिन एक साइकिल कार से कितनी दूर भाग सकती थी। अभय ने गाड़ी की स्पीड और तेज की, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से किसी पत्थर से टकरा कर गिर गया। अभय ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और तभी उस साइकिल वाले का संतुलन बिगड़ा, जिसकी वजह से वो पत्थर से टकरा कर गिर गया। अभय तेजी से कार से निकला और सहायता के लिए आगे बढ़ा, फिर बोला, अरे तुम ठीक हो? उसने पूछा। तभी साइकिल सवार की अचानक कैप उतर जाती है और लंबे घने काले बाल हवा में लहराने लगते हैं। अभय की सांसें थम गई। सामने कोई लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर था, गुलाबी होठ कांप रहे थे और सर्दी से लाल हुए गाल उसकी नाजुकता को और भी निखार रहे थे। वो इतनी सुंदर थी कि अभय कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसकी उम्र यही कोई 24-25 साल लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती किसी 18 साल की लड़की जैसी थी। पतली सी कमर और परफेक्ट शेप की बॉडी। उस लड़की की पर्सनालिटी देखकर तो एक पल के लिए अभय की नजरें भी उस लड़की पर टिक जाती है। इतना खूबसूरत इंसिडेंस तो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच में बहुत ही खूबसूरत। लेकिन अभय तुरंत होश में आता है और उस लड़की से कहता है, तुम इतनी तेज क्यों भाग रही थी? कहीं चोट तो नहीं आई? उस लड़की ने नाम में अपना सर हिलाया और कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी, मैंने गलती से आपकी गाड़ी पर स्क्रैच लगा दिया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं क्यों अचानक साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और आई एम रियली सॉरी। मैं आपको आपके नुकसान की कीमत दे दूंगी। आप मुझे बता दीजिए कितने होते हैं? मैं वो लड़की अपने पर्स में हाथ डालने ही लगती है कि अभय उसे रोकते हुए बोला, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। लड़की कंफ्यूजन में अभय की तरफ देखती है। क्या? अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो फिर आप इतनी तेज गाड़ी चलाकर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मुझे तो लगा कि आप। अभय ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम ये वहीं पर गिरा कर आ गई थी। अभय के हाथ में कुछ कागज थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स जिन्हें फोल्ड किया गया था। उन डॉक्यूमेंट्स को देखते ही वो लड़की शॉक रह जाती है। वो पाती है कि उसने उन डॉक्यूमेंट्स को वहीं पर गिरा दिया और जोर से अपना सिर पीटती है। ये डॉक्यूमेंट्स उसके लिए बहुत जरूरी थे। ऐसे कैसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से लापरवाही के साथ गिरा सकती है? अगर उसे ये ना मिले होते तो आज तो इसकी बैंड बज जाती। उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर अभय समझ गया था कि डॉक्यूमेंट्स उसके लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है। उन डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए उस लड़की ने अभय से कहा, थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत जरूरी थे। अगर ये आज खो जाते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती।
अभय ने हल्का सा अपना सिर हिलाकर कहा, साइकिल थोड़ा धीरे चलाया करो वरना किसी दिन बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी तुम्हें। अभय अपनी गाड़ी में बैठता है, वहां से निकल जाता है। अभय के जाते ही वो लड़की गहरी सांस लेकर अपने आप को थप्पड़ लगाती है। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम मुस्कान? तुम ये डॉक्यूमेंट्स कैसे हो सकती हो? तुम जानती हो ना कि कोई कितने इंपॉर्टेंट है। मुस्कान घड़ी में टाइम देखती है और उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। शिट, मुझे वहां पर पहुंचना होगा जल्द से जल्द, अगर देर हो गई तो कसब हो जाएगा। चल मुस्कान, सोच कर रही है, भाग। मुस्कान फटाफट अपनी साइकिल उठाती है, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखती है और उसके बाद तेज स्पीड से निकल जाती है। एक पहाड़ पर अभय की बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है। सूट बूट और काले चश्मे में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। पहाड़ की ऊंचाई पर सर्द हवाएं चल रही थी, लेकिन धूप की गर्मी ने माहौल को संतुलित कर रखा था। वहां से पूरे शहर का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। लेकिन आज उस खूबसूरत जगह पर तनाव छाया हुआ था। अनाथ आश्रम के बाहर 2 विशाल बुलडोजर खड़े हुए थे, जबकि बच्चे और बुजुर्ग हाथों में हाथ डाले उनके सामने खड़े हो गए थे। अभय जैसे ही वहां पहुंचा, उसका असिस्टेंट भागते हुए आया, फिर बोला, सर। अभय ने गुस्से में आश्रम की ओर देखते हुए पूछा, काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? आधा काम तो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, क्या समस्या है? असिस्टेंट ने बताया, सर ये लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे, बच्चे बूढ़े सब जिद पर अड़े हैं, कह रहे हैं कि आश्रम को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। अभय ने डांटते हुए कहा, तो जबरदस्ती हटाओ उन्हें, मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं देता कि तुम खड़े खड़े देखते रहो, काम शुरू करो, मुझे और देरी नहीं चाहिए। असिस्टेंट ने उससे कहा, सर हमने कोशिश की, लेकिन ये बच्चे तो बुलडोजर के सामने लेट गए हैं। वो कहते हैं कि अगर आश्रम तोड़ना है तो पहले उन्हें कुछ लो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या अभय वाकई इतना निर्दयी है कि बच्चों को कुचलवा देगा? आखिर क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? क्या अभय का दिल पिघलेगा या वो जबरदस्ती कार्रवाई करेगा? क्या वो साइकिल वाली लड़की संघर्ष के बीच में आएगी? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। अभय ने गहरी सांस ली और अपना चश्मा उतारा। उसकी नजर उस भीड़ पर टिकी जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी बुलडोजर के सामने डटे हुए थे। कुछ बच्चों की आंखों में डर साफ झलक रहा था, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे थे। वो धीरे से उनके पास गया। भीड़ ने उसे देखा और अभय नरमी से बोला, आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारे काम में रुकावट डालकर अपनी तकलीफ बढ़ा रहे हैं, कृपया हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। एक बुजुर्ग जिसके चेहरे पर जिंदगी की हर लकीर दर्द बयां कर रही थी, वो आगे बढ़ा। उसने अपने कांपते हाथ जोड़ते हुए अभय से कहा, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, बस यहीं से चले जाइए, ये हमारा घर है, हमारी जिंदगी की आखिरी पनाहगाह है। इन मासूमों का बचपन यहीं बीता है, दुनिया ने हमें पहले ही ठुकरा दिया। अब आप हमारी ये आखिरी छत भी छीन लेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? अभय सभी लोगों को देखता है। सभी लोग रोने जैसी शक्ल बनाकर अभय के सामने हाथ जोड़े थे और विनती करने लगते हैं। एक पल के लिए सभी कुछ थम सा जाता है, फिर धीरे धीरे सभी ने हाथ जोड़ लिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी की आंखें गिड़गिड़ाहट से भरी हुई थी। कुछ बच्चे तो फूट फूट कर रोने लगे। उसकी नजर उनके चेहरे पर घूमी, डर, बेबसी और विल पावर से भरे चेहरे। उसके माथे पर बनाई सलवटें उसकी उलझन बयां कर रही थी। उस बुजुर्ग ने फिर से अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक बार फिर से अभय को बोला, साहब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, इनकी पूरी दुनिया है। अभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जो अपनी गुड़िया को जोर से पकड़े हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद बचपन में किसी चीज को डर से पकड़ लेता था। अभय पलटकर देखता है तो आंखों में आंसू लिए उसके सामने एक बूढ़ी सी औरत खड़ी थी। अभय उस औरत को देखता है। वो औरत अभय से बोली, तुम्हें देखकर लग रहा है कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, ढेर सारा पैसा, धन, दौलत, तो फिर तुम क्यों हम गरीब की सर से छत छीन रहे हो? ऐसी क्या कमी है तुम्हारे पास जो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें हमें बेघर बेसहारा बनाना होगा? वो औरत पीछे खड़े बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देखो उन सभी बच्चों को, तुम्हें पता है जब ये पैदा हुए तो उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले गए थे, किसी को कचरे के ढेर में तो किसी को मंदिर के बाहर, किसी को तो नालियों में फेंक कर चले गए थे। जानते हो इन बच्चों ने कभी अपना घर अपने माँ बाप को नहीं देखा। पैदा होते ही उनकी जिंदगी संघर्ष से भर गई। उनके पास अपना कहने के लिए हम लोग हैं और उनके सर की छत ये आश्रम है, और इसे हमसे छीन कर तुम इन बच्चों के भविष्य को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अभय उस औरत को कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसे एक लड़की की कड़क आवाज सुनाई देती है, इन्हें क्यों रहम आएगी दादी माँ, ये पैसे वाले लोग हैं, पैदा ही बिना दिल के होते हैं। उस लड़की की आवाज सुन सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अभय अपने पीछे खड़ी लड़की को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कुछ वक्त पहले अभय से टकराई थी, जिसका नाम मुस्कान था। मुस्कान थोड़ा आगे बढ़ती है और वो अभय को ऊपर से नीचे तक देखकर हैरानी से बोली, ओह तो तुम हो वो जो हमारे सर से हमारी छत छीनने के लिए आए हो? मुस्कान की बात सुनकर अभय अपनी आंखें से कोड़ लेता है। फिर मुस्कान अभय से बोली, मैं तुम्हारा ये इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझ में आया अंकल? मुस्कान की बात सुनकर अभय चौंक जाता है। व्हाट अंकल? क्या इसने मुझे अभी अंकल कहा? अभय अंदर ही अंदर हैरान था, पर बाहर उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन से। अभय उस लड़की से बोला, तो तुम यहाँ रहती हो? मुस्कान ने कहा, मैं यहाँ रहती हूँ या नहीं रहती इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा घर है, इन सभी का घर है, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इन लोगों के सर से उनकी छत छीन लो। आखिर तुम्हें ये हक किसने दिया? उसके इस तरह बात करने के तरीके से अभय के एक्सप्रेशंस कठोर हो जाते हैं और वो बोला, इस देश के कानून ने मुझे ये हक दिया है कि मैं इस अनाथ आश्रम को तोड़कर यहाँ पर एक आलीशान होटल खड़ा कर सकूं, क्योंकि ये जमीन मेरे नाम पर है, समझी? मैं इस जमीन का लीगल ओनर हूँ, और जमीन के साथ क्या करना है या क्या नहीं करना है, यहाँ ये अनाथ आश्रम रहेगा या इसे तोड़कर यहाँ पर एक आलीशान होटल बनाया जाएगा, इसका फैसला मैं करूंगा। गॉट इट? मुस्कान थोड़ी सीरियस आवाज में अभय से बोली, क्या तुम इन सभी को बेघर कर रहे हो और इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता? अभय अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए बोला, मैं किसी को बेघर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी जमीन पर अपना काम शुरू कर रहा हूँ जो मैं करके ही रहूंगा। मुस्कान अभय से बोली, तुम ये आश्रम नहीं गिरवा सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इतने बड़े होकर भी तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है। अभय गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लड़की उसे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी थी। अभय ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहा, माँ जी मेरा कोई इरादा नहीं है इन बच्चों के सिर से उनकी छत छीनकर उनके भविष्य को बर्बाद करने का, आप लोग चिंता ना कीजिए, मैंने एक उपाय निकाला है, इस आश्रम के सभी लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, मैंने आप लोगों के लिए रहने का अरेंजमेंट कर दिया है। अभय ने इस बार अपनी आवाज को और रौबदार करते हुए कहा, इस शहर में एक जगह पर मेरी और भी जमीन है और वहाँ पर आप लोग के रहने के लिए आश्रम बनवाया जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। और इतना ही नहीं, इन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन भी दिलवाया जाएगा और उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप प्लीज इन लोगों को कहिए कि मेरे साथ कॉर्पोरेट करें और यहाँ से शिफ्ट कर जाए। अभय की बात सुनकर बूढ़ी औरत हैरान हो जाती है। अभय का ऑफर वाकई में अच्छा था। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में हमें रहने के लिए घर दोगे? क्या तुम सच में इन बच्चों को पढ़ाओगे? अभय ने श्योरिटी के साथ कहा, बिल्कुल, अभय सिंह ओबरॉय नाम है मेरा, मैं कोई भी ऐसा वादा नहीं करता जो मैं पूरा ना कर सकूं, अगर मैंने वादा किया है तो वो जरूर पूरा होगा। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी इनको बोलती हूँ। वो बुढ़िया जैसे ही जाने लगती है कि तभी मुस्कान उसे रोकते हुए बोली, नहीं दादी माँ, ये आप क्या बोल रही है?
वो बूढ़ी औरत रुककर कंफ्यूजन में मुस्कान को देखती है। मुस्कान ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आप जानती हो ये कौन है? ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बात अच्छे से जान लो कि अगर इन्हें झूठ बोलना पड़े तो वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक बात कार्ड बांध लीजिए कि अगर एक बार आप लोग यहाँ से चले गए तो आप लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के। ये कोई घर नहीं देने वाले आपको, और ना ही इन बच्चों को एजुकेशन। ये सिर्फ झूठा दिलासा दे रहे हैं ताकि तुम लोग घर खाली करके चले जाओ और ये अपना काम शुरू कर सके। ये सुनकर अभय को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोला, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? मुस्कान अभय की तरफ देखकर उतनी ही कड़क आवाज में बोली, तुम जैसे पैसे वाले लोगों का कोई ईमान नहीं होता। गरीब लोगों को तो तुम अपने रास्ते के कीड़े मकोड़े समझते हो, जिसे कुचल देना ही तुम लोगों का शौक बन गया है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। इन बेचारों को बहला फुसलाकर यहाँ से भगा दोगे और यहाँ अपना काम शुरू कर दोगे। फिर अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो इन लोगों के सिर पर छत नहीं रहेगी और न खाने के लिए 2 वक्त का खाना। मुस्कान बूढ़ी दादी माँ की तरफ देखकर बोली, हम कहीं नहीं जाएंगे और आप लोग यहीं पर रहेंगे, समझे? ये आपका घर है। पिछले 70 सालों से ये आश्रम यहाँ पर है। मैं भी देखती हूँ कि कोई इसे कैसे ऐरा गहरा इंसान आकर इसे हटा सकता है। इस आश्रम की जमीन को दान में दिया गया था और दान में दी हुई चीजों पर सिर्फ उसका हक होता है जिसे ये चीज दान में दी गई हो। अभय मुस्कान से बोला, इस आश्रम की जमीन को किसने और किसको दान में दिया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस जमीन का मालिक हूँ क्योंकि मैंने इसको खरीदा है और इसकी वाजिब कीमत दी है। और तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो जब मैंने वादा किया है कि मैं लोगों को घर भी दूंगा, खाना भी दूंगा और एजुकेशन भी दूंगा। मुस्कान भी पूरे एटीट्यूड के साथ गुस्से भरी आवाज में बोली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो कि ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम इन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकते। मुस्कान की इस बात पर अभय अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, और कौन रोकेगा मुझे ऐसा करने से? मुस्कान भी पूरे बोल्ड एटीट्यूड के साथ बोली, इस देश की सरकार, यहाँ का कानून। उसके बाद मुस्कान अपने हाथों में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को अभय के हाथ में पकड़ा देती है। अभय हैरान हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स खोलकर देखता है तो उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। व्हाट द हेल? कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स? आखिर कौन थी ये मुस्कान? इतनी जल्दी वो कोर्ट की स्टे कैसे ले आई? क्या मिस्टर अभय और मुस्कान का कोई पुराना कनेक्शन था? क्या होगा जब मुस्कान के राज आएंगे बाहर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। मुस्कान के हाथ में इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स थे जो उसने अभी अभी अभय को पकड़ाए थे, वो कोई मामूली कागजात नहीं थे, बल्कि कोर्ट से आए हुए स्टे ऑर्डर थे। उन कागजों को देखकर अभय का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अभय का असिस्टेंट भागते हुए अभय के पास आकर खड़ा हो गया। अभय ने असिस्टेंट को डांटते हुए कहा, लॉयर को कॉल करो जल्दी। असिस्टेंट झट से लॉयर को कॉल करने लगा। अभय की हालत टाइट होता हुआ देखकर मुस्कान की हिम्मत और बढ़ गई और वो बोली, अब तुम लोग यहाँ पर बुलडोजर नहीं चला सकते, समझे? अच्छा यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अभय अपनी लाल आंखों से मुस्कान की तरफ देखता है, लेकिन मुस्कान के चेहरे पर गर्व से भरी हुई एक मुस्कान थी जो किसी जंग को जीतने पर होती है। अभय ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, आज तो तुमने अपने आश्रम को बचा लिया, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि कब तक ऐसा करने में कामयाब रहती हो। और देखना, ये आश्रम तो टूट कर रहेगा, आज नहीं तो कुछ दिन बाद ही सही। अभय अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। मुस्कान दादी माँ की तरफ देखती है और वो दादी माँ का हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोली, फिलहाल ये आश्रम सेफ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही इस आश्रम पर आई मिस्टर ओबरॉय नाम की मुसीबत को मैं परमानेंट के लिए हटा दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने मुस्कान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया बेटा, तुम तो एक फरिश्ता हो, भगवान तुम्हारा भला करे। अब तक बुलडोजर और उसको चलाने वाले सभी लोग धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए थे। अब वहाँ पर अभय का कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। वहाँ मौजूद सारे बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। एक बच्चे ने मुस्कान को हक किया और मुस्कान से पूछा, दीदी अब वो लोग चले गए ना? अब वो लोग वापस लौट के नहीं आएंगे ना? वो हमारा घर नहीं तोड़ेंगे ना? मुस्कान ने मुस्कुराकर उन बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारा घर कभी नहीं टूटेगा, तुम लोग यहीं रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मुस्कान का फोन बजने लगता है। मुस्कान झट से अपना फोन उठाते हुए बोली, हाँ कथा बोलो, क्या हुआ? कथा मुस्कान की बेस्ट फ्रेंड थी जो उसे कॉल कर रही थी। सामने से कथा ने मुस्कान से कहा, हो गया तेरा, कर ली तूने समाज सेवा, अब जल्दी आ जा यार, रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं जो मुझसे हैंडल नहीं हो रहे, सबको तेरे ही हाथ का खाना चाहिए, जल्दी आ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मुस्कान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ बस 5 मिनट में पहुंचती हूँ। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है और बोली, अच्छा बच्चों अब मैं चलती हूँ, जल्दी मिलेंगे। मुस्कान बच्चों को बाय बोलकर अपनी साइकिल पर बैठ गई और स्पीड के साथ निकल जाती है। उसे देखकर बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, न जाने कहाँ से आई है ये परी, सबकी जिंदगी में खुशियां भर रही है, भगवान इसकी जिंदगी में भी खुशियां भर दे। उसके बाद सारे बच्चे और बड़े बूढ़े आश्रम के अंदर चले जाते हैं। उधर मुस्कान थोड़ी देर में ही एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गई थी। मुस्कान रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करती है तो ये देख के चौंक जाती है कि वहाँ काफी लोगों की भीड़ थी, क्योंकि आज रेस्टोरेंट में एक जबरदस्त ऑफर लगाया हुआ था। ऑफर ये था कि आज कुछ भी ऑर्डर करने पर सबको चिकन फ्री में मिलने वाला था। एक्चुअली इस ऑफर के पीछे मुस्कान का ही दिमाग था। वो चाहती थी कि इस तरह की स्कीम से वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। कथा ने जैसे ही मुस्कान को देखा वो भागकर उसके पास गई और मुस्कान से बोली, भगवान का शुक्र है कि तू आ गई, जल्दी से किचन में जा, वो देख सभी लोग वहाँ पर फ्री का चिकन ठूसने आ गए हैं। तेरी स्कीम तो काम कर गई, लगता है हमारा ऑफर हमारे लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कथा और मुस्कान फटाफट किचन में भागती है। मुस्कान देखती है कि अंदर जितने भी कुक थे सारे अपने काम में बिजी थे। मुस्कान फटाफट किचन के पास जाती है और वो भी काम में लग जाती है। कथा उसके करीब आई और बोली, अच्छा ये तो बता तेरा काम हुआ या नहीं, तू टाइम पर वहाँ पहुंच गई थी ना? मुस्कान ने मीट को बाउल में डालते हुए कहा, हाँ मैं टाइम पर पहुंच गई थी, डोंट वरी, फिलहाल के लिए वहाँ सब ठीक है, लेकिन इससे पहले की बात बिगड़े मुझे कुछ बड़ा करना होगा। उस आदमी ने मुझे धमकी दी है कि वो जल्दी ही उस आश्रम को वहाँ से हटा देगा, मुझे कुछ भी करके उस आश्रम की अथॉरिटी को उससे छीनना होगा। ये सुनकर कथा कंफ्यूजन के साथ बोली, क्या मतलब, ये तुम कैसे करोगी? मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा, फिलहाल के लिए इस बात को छोड़, मुश्किल से सर से टेंशन उतरी है, और मत दे, फटाफट मुझे चिकन बनाने दे, तू बाहर जाकर कस्टमर्स को हैंडल कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो दरवाजा तोड़कर अंदर ही घुस जाए। ये सुनते ही कथा फटाफट बोली, अच्छा ठीक है तुम अपना काम करो, मैं बाहर जाती हूँ। और वो बाहर भाग गई। मुस्कान ढेर सारे चिकन में कुछ मिलाकर उनकी कोटिंग करने लगती है और साथ में अपने कुछ और लोगों को समझाते हुए बोली, ध्यान से और अच्छे से करो, अगर कोटिंग अच्छे से नहीं हुई तो चिकन क्रिस्पी नहीं बनेगा। जानते हो ना हमारी दुकान चिकन के लिए बहुत फेमस है, हमारी रेपुटेशन डाउन नहीं होनी चाहिए। उधर अभय गुस्से में अपने ऑफिस पहुंचता है और थके मन से अपने कोट को निकालकर कुर्सी पर डाल देता है और खुद सोफे पर पसर जाता है। तभी उसका असिस्टेंट अभय के पास आया और बोला, सर मिस्टर पागोरिया मीटिंग के लिए मिलना चाहते हैं। अभय ने अपना सिर दबाते हुए कहा, मीटिंग पोस्टपोन कर दो, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, उनको बोलो कि कल मीटिंग करते हैं। असिस्टेंट तुरंत अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। मुस्कान के बारे में सोच कर अभय को बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद अभय का लॉयर अभय से मिलकर जाता है और उन्हें सारा मामला अच्छे से समझा देता है। उसने बताया कि कोर्ट में तकरीबन 1 महीने का टाइम लगने वाला था, इसलिए अगले 1 महीने तक अभय उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल शुरू नहीं कर सकता था। अभय शौर्य को कॉल करता है, लेकिन शौर्य तो अपनी अलग ही परेशानी में उलझा हुआ था। वो बेचैन होकर अपने ऑफिस में लगातार इधर उधर चक्कर काट रहा था। इधर शौर्य खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, क्या उस लड़की सारा ने मेरा मैसेज देखा होगा? अगर देखा होगा तो अब तक मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? अब मैं क्या करूं? उसके घर चला जाऊं? नहीं, व्हाट नॉनसेंस, ऐसे कैसे मैं मुंह उठाकर किसी के भी घर जा सकता हूं? कितना वियर्ड लगेगा। और अगर उसके पास मेरा लॉकेट नहीं हुआ तो कहीं वो ऐसा ना समझ ले कि मैं उसे चोर समझ रहा हूं।
शौर्य ने इस बार एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करता हुआ बोला, ऑलराइट, जस्ट काम डाउन। शौर्य के फोन पर अभय का कॉल आता है, जिसे देखकर शौर्य थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अरे ये अंकल मुझे इस वक्त क्यों फोन कर रहे हैं? शौर्य फोन उठाता है, वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। जी अंकल, कहिए, सब ठीक तो है ना? अभय जवाब देते हुए बोला, शौर्य कैसे हो तुम? शौर्य ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसा चल रहा है काम? डिस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया? आज तो वो पूरा होने वाला था ना? वो याद करते ही अभय का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। हाँ, होने वाला तो था, लेकिन किसी बेवकूफ इंसान की वजह से मेरा काम बीच में ही अटक गया। उस काम के बारे में सोचकर अभय के माथे पर लकीरें उभर आती है और उसे गुस्सा आ जाता है। अभय की बात सुनकर शौर्य को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए उसने अभय से पूछा, आपके काम को रोकने की हिम्मत किस इंसान में हो गई? कौन था वो और उसने आपके काम को क्यों रोका? अभय ने शौर्य से कहा, नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। तुम बताओ, तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? शौर्य ने मायूसी के साथ जवाब दिया, सब ठीक है अंकल, डोंट वरी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। शौर्य भले ही कितना भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करे, लेकिन अभय उसकी रग रग से वाकिफ था। उसने शौर्य से पूछ लिया, क्या बात है, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? शौर्य ने अभय से कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभय ने गहरी सांस लेते हुए शौर्य से कहा, शौर्य तुम जानते हो ना कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर कोशिश भी क्यों करते हो? चुपचाप बताओ क्या बात है। न जाने कैसा रिश्ता था अभय का शौर्य के साथ कि वो उसके मन की बातों को बिना बताए ही पढ़ लेता था और उसकी आवाज में खामोशी को बिना बताए ही सुन लेता था। अभय शौर्य के बोलने का इंतजार करता है और फाइनली शौर्य अभय से बोला, उसका जो ब्रेसलेट हमेशा मेरे पास रहता था, कल पार्टी में गलती से मुझसे वो कहीं खो गया है। ये सुनकर अभय हैरान हो जाता है। अलविना का ब्रेसलेट जो तुम हमेशा अपने साथ रखते थे? शौर्य हल्का सा में जवाब देता है। अभय हैरान होकर बोला, तो फिर तुमने तो पूरी मिलिट्री बुला ली होगी उसे ढूंढने के लिए, क्या वो अब तक मिला नहीं? शौर्य ने जवाब दिया, सब ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन अब तक तो मिला नहीं। आई होप कि वो जल्दी मिल जाए। मेरे पास उसके अलावा कुछ है भी नहीं जो मुझे उसके करीब होने का एहसास दिलाए। शौर्य की बात सुनकर अभय भी चुप हो जाता है। दोनों के बीच कुछ अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी अचानक शौर्य के मोबाइल पर हल्का सा बीप का साउंड बजता है, जैसे कोई मैसेज या नोटिफिकेशन का साउंड हो। शौर्य फटाक से मोबाइल स्क्रीन पर देखता है और देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। एक्चुअली सारा का रिप्लाई आया था, जिसे देखते ही शौर्य हड़बड़ाते हुए अभय से बोला, अंकल मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक इंपॉर्टेंट काम करना है मुझे। अभय बोला, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही अभय फोन कट कर देता है, क्योंकि वो अब एक पल भी गंवाना नहीं चाहता था। क्या सारा ब्रेसलेट की सच्चाई बता देगी? क्या सारा को उस ब्रेसलेट की सच्चाई पता चल गई थी? क्या वो ब्रेसलेट अलविना के हाथ लग जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। शौर्य फटाफट से अपने इंस्टाग्राम का इनबॉक्स खोलकर देखता है, जहां पर रिप्लाई आया था, सो फाइनली मिल गया आपको टाइम। शौर्य सोचने लगा कि वो मैसेज का क्या रिप्लाई करे, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रेसलेट तो नहीं पूछ सकता था। उधर सारा आज सुबह उठी और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम करने लगी थी। अलविना को किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ गया था। लव और कुछ अपने गेमिंग के सेशन में बिजी थे और जोया अपना काम कर रही थी। अचानक जब सारा अपना फोन उठाकर देखती है तो उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय हैज एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये नोटिफिकेशन देखकर सारा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं और वो 2-3 बार अपनी आंखों को मसलती है, ये देखने के लिए कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। क्या सच में मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है? ना सिर्फ एक्सेप्ट की है, बल्कि उसे मैसेज भी किया है, हाय का। सारा अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने अपने आप को चिकोटी काटी, तब जाकर उसे एहसास हुआ। फिर वो बोली, फाइनली मैसेज कर ही दिया, देखा मेरी पर्सनालिटी है ही ऐसी, कोई भी मुझसे दोस्ती किए बिना रह नहीं सकता, तो फिर मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय किस खेत की मूली है? सारा अपने आप पर बहुत प्राउड फील करती है। उसके बाद सारा अपने चिन पर एक उंगली रखते हुए कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, क्या मैं उन्हें अभी रिप्लाई करूं या नहीं? ना ना, अभी नहीं करती, थोड़ी देर में करूंगी। अगर मैं तुरंत उन्हें रिप्लाई कर देती हूँ तो वो क्या सोचेंगे कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ उनसे बात करने के लिए, इसलिए थोड़ा आराम से टाइम लेकर रिप्लाई करती हूँ। आखिर उन्होंने मुझे भी तो कितना वेट कराया, अब वो भी करे। ये बोलकर सारा मोबाइल फोन को अपनी पॉकेट में डाल लेती है और तीनों स्कूल के होमवर्क करने में लग जाते हैं। होमवर्क को खत्म करते ही वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने आईपैड, लैपटॉप, मोबाइल फोन में घुस गए थे। फाइनली कुछ देर के बाद सारा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालती है और सोचती है, काफी देर हो गई है, अब मुझे रिप्लाई कर देना चाहिए। किसी को इतना वेट करवाना भी अच्छे मैनर्स नहीं होते, इतना भाव काफी है मेरे लिए। सारा तुरंत इनबॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर देती है, सो फाइनली मिल गया टाइम। शौर्य सारा के मैसेज को देखता है तो उसे थोड़ी राहत की सांस आती है। अब उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो दोबारा क्या मैसेज करे, मतलब एक छोटी सी बच्ची से वो क्या बात करे। क्या उसे सीधा सीधा पूछ लेना चाहिए कि क्या मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे पास है? अगर है तो मुझे वापस लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। एक मिनट, ये थोड़ा रूड नहीं हो जाएगा? वो एक 5 साल की बच्ची है, उससे प्यार से बात करनी चाहिए। तो क्या उसे ये बोलना चाहिए कि मेरा ब्रेसलेट लौटा दो, तुम्हें ट्रीट दूंगा? हाँ, सुनने में ये काफी अच्छा लग रहा है। शौर्य फाइनली 2-3 गहरी सांस लेता है और अगला मैसेज टाइप करने लगता है। वो मैसेज टाइप करता है, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, क्या तुम फ्री हो? सारा जब शौर्य का मैसेज पढ़ती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो खुद से फुसफुसाई, क्या मतलब है फ्री हो? खूबसूरत लड़कियां कभी फ्री नहीं होती, वो बहुत एक्सपेंसिव और अनरीचेबल होती है। ये मैसेज वो शौर्य को सेंड कर देती है। शौर्य जब वो मैसेज पढ़ता है तो उसकी हंसी आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, ये लड़की अभी से अपनी खूबसूरती पर इतना गुरूर कर रही है, पता नहीं बड़ी होने के बाद क्या करेगी। अब मैं क्या करूं, अब क्या मैसेज करूं इसको? फाइनली शौर्य एक मैसेज ड्रॉप करने लगता है कि तभी अगला मैसेज पढ़कर वो हैरान हो जाता है। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या बात करने वाले हैं। ये मैसेज पढ़कर शौर्य हैरान था, क्या कैसे पता है कि मैं इससे क्या बात करने वाला हूँ, लेकिन कैसे? तभी स्क्रीन पर सारा की टाइपिंग चलती है। जैसे ही वो अगला मैसेज सेंड करने वाली होती है, शौर्य दिल थाम कर बैठ जाता है कि सारा अगला कौन सा मैसेज सेंड करेगी। कुछ देर तक टाइपिंग चलने के बाद सारा शौर्य से बोली, आपकी कोई चीज मेरे पास है, क्या आप उसे ढूंढ रहे हो? सारा का मैसेज पढ़कर शौर्य की तो सांसें ही रुक जाती है और दिल में उसकी आवाज गूंजती है, इसे पता है, इसी के पास है वो ब्रेसलेट, इसी के पास है। शौर्य फटाफट मैसेज टाइप करता है, क्या वो तुम्हारे पास है मेरा ब्रेसलेट, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? सारा जब शौर्य का मैसेज पढ़ती है तो उसके मन में एक शर्त सूझती है। वो फिर से रिप्लाई करती है, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट करो। सारा जब ये मैसेज शौर्य को भेजती है तो शौर्य की आंखें छोटी हो जाती है। रिक्वेस्ट करो मतलब क्या रिक्वेस्ट करो? शौर्य सारा को मैसेज भेजता है, मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो? सामने से सारा फिर से रिप्लाई करती है, मतलब आपकी कोई चीज मेरे पास है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो चीज आपको दिखाऊं या आपको लौटाऊं तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करिए। अब रिक्वेस्ट करना तो आपको सिखाया ही गया होगा। सारा की ऐसी बात सुनकर शौर्य अपना माथा रगड़ने लगता है, लड़की क्या भला है, रिक्वेस्ट माय फुट, करोड़ की डील के लिए भी मैं किसी से रिक्वेस्ट ना करूं। तभी शौर्य की एक्सप्रेशंस थोड़ी से चेंज हो जाते हैं, पर मुझे करना होगा क्योंकि वो ब्रेसलेट मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। शौर्य गहरी सांस लेकर सारा से बोला, प्लीज सारा प्लीज। शौर्य के मैसेज का रिप्लाई करते हुए सारा ने कहा, ओके एक मिनट रुको। सारा फटाफट अपना पर्स लेती है, उसमें से ब्रेसलेट निकालती है और उसे बिस्तर पर रखकर उसकी फोटो क्लिक करती है, फिर उसे शौर्य को सेंड कर देती है। शौर्य जब वो फोटो देखता है तो उसे राहत की सांस आती है, जैसे पता नहीं उसे क्या मिल गया, उसे जन्नत मिल गई हो, उसे उसका सब कुछ मिल गया हो। उस ब्रेसलेट के लिए वो कितना बेचैन होकर इधर-उधर भाग रहा था, फाइनली उसे उसकी जिंदगी मिल गई। उसकी आंखों के सामने वो बस उसे लेना चाहता था किसी भी कीमत पर। शौर्य उस लड़की से बोला,
ऑलराइट, मैं किसी को भेजता हूँ, वो ब्रेसलेट तुम उसे दे देना। शौर्य का मैसेज पढ़कर सारा की आंखें सिकुड़ जाती है। वो रिप्लाई करती है, एक्सक्यूज मी, मैं नहीं दूंगी। सारा का मैसेज पढ़कर शौर्य डिसबिलीफ के साथ देखता है। वो टाइप करता है, क्या मतलब मैं नहीं दूंगी? ये मेरा है और दूसरों की चीज नहीं रखनी चाहिए, मुझे ये वापस चाहिए। सारा शौर्य से बोली, आपका बात करने का तरीका बहुत रूड है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए ये ब्रेसलेट मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। और अगर आपने जबरदस्ती इसे मुझसे लेने की कोशिश की तो मैं इसे तोड़कर फेंक दूंगी, फिर आपको ये कभी नहीं मिलेगा। ये बोलकर सारा ऑफलाइन चली जाती है। शौर्य हैरान हो जाता है, व्हाट नॉनसेंस, ये लड़की मेरी तरह इतनी अड़ियल क्यों है? वो मैसेज करता है लेकिन मैसेज डिलीवर ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सारा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया हो या फिर नेट बंद कर दिया हो। शौर्य बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। डैम दिस लिटिल डेविल, मुझे मेरा ब्रेसलेट चाहिए किसी भी हाल में। क्या करूं मैं, कैसे लूं उससे अपना ब्रेसलेट? शौर्य खड़ा होकर इधर उधर चक्कर काटने लगता है। तभी वो कुछ सोचकर एक मैसेज करता है, ओके आई एम सॉरी, क्या हम एक डील कर सकते हैं? रात को सारा अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप पर कोडिंग कर रही थी। वो एक बहुत अच्छी हैकर बनने के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा टाइम उसे सीखने में लगाती है। आखिर वो दो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसानों की बेटी जो थी, एक जो यूएसए की बहुत फेमस सर्जन है और दूसरा इंडिया का ही नहीं दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में जिसका नाम आता है, वो अलविना और शौर्य की बेटी थी। तो जाहिर सी बात है कि उसके जीन्स, उसका आईक्यू लेवल अनबीटेबल है। अलविना के तीनों ही बच्चे इनक्रेडिबली स्मार्ट थे। उनकी स्मार्टनेस पर तो उनका पूरा स्कूल हैरान हो जाता था। हमेशा क्लास में फर्स्ट आना, यहाँ तक कि स्कूल में की जाने वाली हर एक्टिविटी में पहले नंबर पर आना तीनों की आदत बन चुका था। अलविना को अपने तीनों बच्चों पर बहुत प्राउड था। लव कुश गेमिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो ज्यादातर टाइम अपने आईपैड पर गेम खेलने में बिताते थे। लेकिन सारा को गेमिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे हैकिंग करना पसंद था, इसलिए वो जितना हो सके हैकिंग की सारी नॉलेज गैदर करने की कोशिश करती रहती थी। रात काफी हो गई थी। लव और कुश सो गए थे पर सारा नहीं। वो बाकी बच्चों की तरह जल्दी सोती नहीं थी, बल्कि देर रात तक अपनी स्किल्स पर काम करती रहती थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अलविना अंदर आकर देखती है। सारा, आर यू स्टिल अवेक? इट्स वेरी लेट बेबी, यू शुड स्लीप। अलविना की आवाज सुनते ही सारा लैपटॉप को बंद कर देती है और साइड में रखते हुए बोली, नींद नहीं आ रही मम्मा। अलविना मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो मेरी लिटिल प्रिंसेस को नींद नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही तुम्हें नींद? क्या तुम दोपहर में सोई थी? सारा ने मना करते हुए कहा, नहीं मम्मा मैं नहीं सोई, आप तो जानते हो ना कि आपकी लोरी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। तभी लव कुश भी एक साथ बोल पड़ते हैं, और हमें भी। सारा और अलविना लव कुश की तरफ देखते हैं जो उठकर बिस्तर पर बैठ गए थे और उन्हें देख रहे थे। सारा उन दोनों से बोली, तुम लोग तो अभी खराटे मार रहे थे, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? कुश ने सारा से कहा, हमें नींद नहीं आ रही, हमें लोरी सुननी है। लव कुश खड़े होकर अलविना की तरफ भाग कर आते हैं। अलविना बिस्तर के पास आती है और अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लेती है। हाँ मेरे लव कुश को नींद नहीं आ रही। दोनों नाम में अपना सर हिला देते हैं। इस बात पर सारा मुंह बनाते हुए बोली, मामा मुझे भी नींद नहीं आ रही। अलविना मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो आओ मैं तुम लोगों को लोरी सुना देती हूँ। लव ने अलविना से कहा, मामा आज मुझे आपके साथ सोना है, आप हमारे साथ सो जाओ ना। इस बात पर अलविना ने कहा, लेकिन बेबी मम्मा को काम है। कुश और लव रोनी जैसी शक्ल बना लेते हैं। अलविना एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके ओके अब ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैं आज तुम्हारे पास ही सो जाऊंगी। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सारा भी अपने बिस्तर से उतरकर अलविना के पास आती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। मैं भी आपके साथ सोऊंगी मम्मा। अलविना तीनों बच्चों को अपनी बाहों में लेकर बिस्तर में लेट जाती है। थोड़ी देर लोरी सुनाने के बाद तीनों बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं। सोते हुए भी तीनों बच्चों ने अलविना को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे उन्हें डर हो कि वो सोएंगे और अलविना गायब हो जाएगी। दूसरी तरफ शौर्य कमरे में बेचैन होकर इधर उधर चक्कर काट रहा था। वो अपने फोन में बार बार देख रहा था कि उसने सारा के पास जो मैसेज किया था उसका अभी तक उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला था। शौर्य ने आज तक कभी किसी चीज के लिए इतना इंतजार नहीं किया था जितना वो छोटी सी बच्ची उसे करवा रही थी। शौर्य काफी देर तक, इनफैक्ट जब से उसने मैसेज किया है तब से ही फोन में बार बार चेक कर रहा था, पर कोई भी रिप्लाई ना पाकर उसके चेहरे पर एनोइंग एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। इस लड़की ने अभी तक मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझकर मुझे मेरा ब्रेसलेट नहीं देना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए। इसी चिंता में शौर्य पूरी रात सो नहीं पाता और सुबह होने से पहले ही उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक एक बीप के साउंड के साथ शौर्य की आंख खुल जाती है। शौर्य झटके से अपना फोन उठाता है और वो नोटिफिकेशन चेक करता है तो उसने देखा कि सारा ने अभी अभी उसके मैसेज का रिप्लाई किया है। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो एकदम से बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। शौर्य ने मैसेज किया, ऑलराइट व्हाट इज द डील? सारा ने जैसे ही उस मैसेज को पढ़ा उसने झट से कहा, अच्छा तो मिस्टर हैंडसम खड़ूस मेरे साथ डील करना चाहते हैं। सारा वो ब्रेसलेट निकालकर उसे गौर से देखती है। दिखने में तो वो ब्रेसलेट काफी सिंपल है और बहुत पुराने डिजाइन का है। उसने फिर शौर्य को मैसेज किया, इसने ऐसा क्या है जो मिस्टर हैंडसम खड़ूस इतने डेस्परेट हो रहे हैं इसके लिए? सारा ये नहीं जानती थी कि शौर्य एक मामूली से ब्रेसलेट के पीछे क्यों पागल है। उसे तो ये भी आइडिया नहीं था कि ये ब्रेसलेट उसकी मां यानी अलविना का है। ब्रेसलेट को वापस अपने पास में रखकर सारा मोबाइल फोन में टाइप करती है और मैसेज शौर्य को भेजती है। वो जानना चाहती थी कि शौर्य उसके साथ क्या डील करना चाहता है, लेकिन उसके पास शौर्य को देने के लिए पहले से ही एक ऑफर मौजूद था। आखिर कौन सा ऑफर देने वाली थी सारा, और शौर्य उसके साथ कौन सी डील करने वाला था? क्या इस डील और ऑफर से पहले ही अलविना के हाथ वो ब्रेसलेट लग जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। शिमला में उधर सारे कस्टमर्स चिकन से सेटिस्फाइड होकर जा चुके थे। कथा गहरी सांस लेते हुए बोली, फाइनली अब सारा काम खत्म हो गया। मैं तो थक के चूर हो गई, मेरी तो जान हलक में आ गई थी काम करते करते। लेकिन आज मजा आ गया, आज अच्छा बिजनेस हुआ है ना? ना सिर्फ वो लोग खा कर गए बल्कि ऑर्डर करके चिकन पैक करवा कर भी ले गए। सच में यार तेरे हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा निवास करती है। क्या खाना बना दिया तू, अमेजिंग। इस पर मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा, तेरे चक्कर में आज मुझे ऑफिस से भी मेडिकल लीव लेनी पड़ी। अगर उन लोगों को पता चल गया ना कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ और मैंने आज जबरदस्ती छुट्टी ली है तो वो लोग मेरी बैंड बजा देंगे। अगर उन्होंने मेरी सैलरी काट ली ना तो मैं तुझसे वो पैसे वसूलूंगी। कथा ने हवा में हल्का सा अपना हाथ मारते हुए कहा, अरे डोंट वरी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हमारा इतना अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है तो तुम उस कंपनी में जॉब ही क्यों कर रही हो? यहीं पर करो ना। इस बात पर मुस्कान ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ये मेरे बाप का रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पर मैं इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुझे रखने का खर्चा देना होता है और इसमें तुम्हारा भी थोड़ा भला हो जाता है। अपने डैड से लड़कर तूने घर छोड़ दिया है और रेस्टोरेंट खोल दिया। अगर मैं नहीं होती ना तो सड़क पर आ जाती तुम। इस बात पर कथा उठकर मुस्कान के पास जाकर उसे हक करके बोली, बिल्कुल सही कहा बेबी तुमने, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? मुस्कान अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, चल छोड़ अब नौटंकी बंद कर, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने एक्स्ट्रा चिकन बनाया है, अभी मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? मुस्कान उठकर किचन में जाती है खाना लेने के लिए। तभी कुछ लोग शॉप के अंदर एंट्री करते हैं। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बड़े हाई फाई लोग हैं। उन लोगों को देखकर कथा तुरंत कुर्सी से खड़ी हो जाती है। वो लोग कोई बड़े बिजनेसमैन लग रहे थे। कथा उनके पास जाती है। उनमें से जो वहाँ पर इंसानों में खड़ा हुआ था कोई और नहीं बल्कि अभय था। अपनी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वो इस रेस्टोरेंट में आया था। अभय कथा से बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ के मैनेजर को बुला सकती हैं?
अभय की बात सुनकर कथा थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो एक्चुअली ये मेरी रेस्टोरेंट है, क्या आप लोगों को कुछ काम था? अभय कथा से बोला, अरे नहीं वो आई एम सॉरी, मैं रिजर्वेशन नहीं करवा पाया। एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जगह चाहिए, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या हमें यहाँ जगह मिल सकती है? अभय देखता है कि बड़ा रेस्टोरेंट खाली है, क्या यहाँ पर कोई आया नहीं? पर उसे नहीं पता था कि सब लोग आकर ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि काफी रात जो हो चुकी थी और बाहर क्लोज का बोर्ड लगा दिया गया था। कथा अभय से बोली, रेस्टोरेंट तो बंद हो चुका है सर। लेकिन अभय कथा से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, क्या आप थोड़ी देर और इस रेस्टोरेंट को खोल नहीं सकते? एक्चुअली बाहर बर्फ गिर रही है और रास्ते जाम हो गए हैं, तो हम ऑफिस नहीं जा सकते, इसलिए। उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए कथा ने तुरंत कहा, जी बिल्कुल, आप प्लीज आइए, आज हमारे रेस्टोरेंट में एक मेगा ऑफर चल रहा है। आज आपको अपने खाने के साथ साथ चिकन फ्री में मिलेगा, क्योंकि आज हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी जो है। अभय ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, कांग्रेचुलेशन, लेकिन हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हम आपको रेस्टोरेंट बंद होने पर परेशान कर रहे हैं, तो आपको हम 10 गुना ज्यादा चार्ज देंगे। जितनी देर यहाँ रुकेंगे और जो भी ऑर्डर करेंगे उसका डबल मैं आपको पे करूंगा। अभय की बात सुनकर कथा की आंखों में चमक आ जाती है। क्या 10 गुना चार्ज? अभय ने कहा, तो क्या हमें यहाँ पर जगह मिल सकती है? कथा तुरंत उन लोगों को एक अच्छी सी जगह पर लेकर जाती है, जहाँ पर जाकर वो वेटर्स को कुछ इशारा करती है और वो फटाफट उस जगह की सफाई कर देते हैं 2 मिनट में। अभय और उसके साथ आए हुए कुछ बिजनेसमैन अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कथा अभय से बोली, आपको जो कुछ भी ऑर्डर करना है आप प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं अभी हाजिर कर देती हूँ। अभय कथा से बोला, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी खाने के लिए अच्छा सा है अवेलेबल है उसे ही ले आइए, थैंक यू। कथा तुरंत वहाँ से चली जाती है और चलते हुए किचन में पहुंचती है, जहाँ पर मुस्कान चिकन को तैयार कर रही थी, फ्राई कर रही थी। कथा एक्साइटेड होते हुए बोली, मुस्कान मुस्कान मुस्कान, आज तो कमाल हो गया यार, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, हमारा तो जैकपॉट लग गया। कथा को इस तरह से उछलता हुआ देखकर मुस्कान कंफ्यूज होकर चिकन को फ्राई करते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों उछल रही हो तुम? आसमान से बर्फ की जगह सोने के सिक्के गिर रहे हैं क्या? कथा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सोने के सिक्के तो अब हमारी शॉप में गिरेंगे, बाहर बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी इसलिए। इस बात पर मुस्कान थोड़ा हैरान होकर बोली, क्या तुमने उन्हें आने दिया? ये पागल हो गया, रेस्टोरेंट के बंद होने का टाइम हो गया है, मुझे घर भी जाना है यार, मैं बहुत थक गई हूँ। कथा मुस्कान के सामने बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, उन्होंने कहा है कि वो ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, लेकिन जितनी देर भी बैठेंगे 10 गुना चार्ज देंगे, और उन्होंने खाना भी ऑर्डर किया है, प्लीज मेरी बहन थोड़ा सा कष्ट कर ले, प्लीज प्लीज प्लीज। मुस्कान एक गहरी सांस लेकर एनोइंग एक्सप्रेशन के साथ बोली, ठीक है, क्या चाहिए उन लोगों को बताओ, मैं फटाफट तैयार कर देती हूँ। मुस्कान की बात सुनकर कथा बहुत खुश हो जाती है और मुस्कान को पीछे से हक कर लेती है। यस, मुझे पता था ऐसी घड़ी में तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी मेरी जान, आई लव यू सो मच। उन्होंने कहा है कि कुछ भी अच्छा से ले आओ खाने के लिए, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं किया है। तो मुस्कान ने कहा, ठीक है मैं तैयार करती हूँ, तुम 10 मिनट रुको। मुस्कान फटाफट खाना तैयार करने लगती है और कथा खड़ी होकर उसे देखने लगती है। अगले 10 मिनट में ही मुस्कान ने कुछ प्लेट्स में खाने को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा दिया था, जिसे देखकर कथा भी हैरान होते हुए बोली, ओह माय गॉड, हर बार तुम मुझे और भी ज्यादा हैरान कर देती हो, तुम्हें इतनी अच्छी गार्निशिंग कहाँ से आती है? ना सिर्फ तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है, बल्कि उसे इतने अच्छे से डेकोरेट करना भी आता है। इट्स अमेजिंग, कितना प्रेजेंटेबल लग रहा है, देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। मुस्कान आंखें रोल करते हुए बोली, अब चने के झाड़ पर चढ़ना बंद कर और खाना लेकर जा, मैं चिकन लेकर आती हूँ। आखिरी पीस बचे थे, सोचा था हम एंजॉय करेंगे, पर खैर छोड़ो, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है। कथा सारा खाना टेबल पर लगवाना शुरू कर देती है। सारे आइटम्स एक एक करके टेबल पर रख दिए जाते हैं। अभी अपनी मीटिंग में बिजी था, लेकिन मुस्कान चिकन की प्लेट लेकर बाहर आती है। उसने हाथ में एक ट्रे पकड़ रखी थी जिसमें फ्राइड चिकन के पीस रखे हुए थे, जिसे देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, और ऊपर से उसकी खुशबू तो किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थी। मुस्कान मायूसी वाला चेहरा बनाकर चिकन की तरफ देखते हुए बोली, कितने प्यार से बनाया था मैंने ये स्पाइसी क्रिस्पी चिकन, और मेरा खराब नसीब देखो, चखने तक को भी नहीं मिला। एक तो सुबह से भूखे पेट यहाँ से वहाँ भाग रही हूँ, एक टेबल से डील करके आई हूँ, और यहाँ पर आकर मुझे इस चिकन की भी सिर्फ खुशबू सूंघने को मिली। पता नहीं कौन है वो इडियट जिसको मीटिंग करने के लिए क्या हमारे रेस्टोरेंट मिला था। मुश्किल से एक बचा था और वो भी उसके पेट में चला जाएगा। किसी ने सच कहा है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मुस्कान जैसे ही आगे हॉल में आई, तभी उसकी नजर टेबल की तरफ जाती है, जिसे देख उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है, सांसें तो एकदम रुक सी जाती है। तभी अचानक अभय मुस्कान की तरफ देखने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो देख पाए, मुस्कान झट से अपना मुंह पलट के दूसरी तरफ कर लेती है। अचानक मुस्कान की इस हरकत से दूर बैठा अभय थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर वो अपना ध्यान मीटिंग में ही रखता है। मुस्कान शॉक होकर खुद से ही बोली, ये अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? इसको पूरे शहर में यही रेस्टोरेंट मिला था, अब तो तू फंस गई मुस्कान। अगर इसने तुझे देख लिया तो तेरे साथ साथ इस रेस्टोरेंट पर भी अब बुलडोजर चला देगा। उफ, अब मैं क्या करूं? मुस्कान अभय को देखते ही घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कथा जो कि अभी अभय के टेबल से थोड़ी दूर खड़ी थी, वो मुस्कान को देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि वो आते आते वहां क्यों रुक गई। कथा आवाज लगाते हुए बोली, मुकू, व्हाट आर यू डूइंग? जल्दी जाना। मुस्कान इरिटेशन में आंखें बंद करते हुए धीमे से बोली, कथा की बच्ची मुझ मरवाएगी मुझे, अब क्या करूं? मैं कैसे जाऊं? अगर उस अंकल ने मेरा चेहरा देख लिया तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। इस चिकन को लेकर कैसे उसे दूं? तभी पीछे से कथा फिर से आवाज देते हुए बोली, अरे मैं कब से बोल रही हूँ, वहां पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? तुम जल्दी जाओ, सर्व कर रहे हैं, जल्दी जाकर उन्हें फ्राइड चिकन सर्व करो। कथा की बात सुनते ही अभय और वो लोग भी उस तरफ ध्यान से देखने लग जाते हैं। अब मुस्कान की समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे और कैसे सिचुएशन को हैंडल करे। अब क्या करेगी मुस्कान और कैसे खुद को बचाएगी अभय से? क्या अभय उसे देख के यहाँ भी कोई बखेड़ा खड़ा करेगा? क्या होगा जब कथा को पता लगेगा मुस्कान और अभय के झगड़े का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। मुस्कान को अंदर ही अंदर कथा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? अब कथा को ये भी तो नहीं पता था कि वो किस प्रॉब्लम में फंसी हुई है। कुछ देर तक अभय ने मुस्कान की तरफ देखने के बाद अपने पास बैठे आदमियों की तरफ देखकर उन्हें कुछ सवालों का जवाब देने लगा, जैसे वो लोग किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हो। मुस्कान अपने कदमों को पीछे लेने लगती है। कथा ये देखकर चौंक जाती है कि मुस्कान उल्टी चल रही थी, उसका मुंह आगे था और वो पीछे चल रही थी और उन्हीं की तरफ आ रही थी। मुस्कान को ऐसा करता हुआ देख कथा बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और खुद से बोली, ये मुस्कान को क्या हो गया है, ऐसे क्यों चल रही है? तभी अभय की नजर मुस्कान पर पड़ गई, लेकिन उसे देखकर अभय भी अजीब सा फील करता है। अभय उसकी पीठ ही देख पाता है क्योंकि वो उल्टी चलती हुई जो आ रही थी। मुस्कान अपनी तेज धड़कनों को थामे हुई थी क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अभय को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी। कुछ देर में वो टेबल के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो टेबल से टकराने वाली होती है, अभय तुरंत बोल पड़ता है, अरे संभल के, सामने टेबल है। मुस्कान के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और उसकी धड़कनें और भी ज्यादा वाइल्ड होकर भागने लगती है। अभय मुस्कान से बोला, अभी तुम टेबल से टकरा जाती, थोड़ा देखकर। ना चाहते हुए भी अचानक मुस्कान पलटी और बोली, आई एम सॉरी, ये आपका फ्राइड चिकन। अभय के साथ वहां पर जितने भी लोग थे वो मुस्कान को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। एक्चुअली मुस्कान ने अपने सिर के सारे बालों को चेहरे के आगे कर लिया था, किसी भूत की तरह। मुस्कान हल्का सा झुककर बोली, एंजॉय योर मील सर। मुस्कान की ये हरकत देखकर सब लोग चौंक गए थे कि कुछ पल के लिए कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाता है कुछ। उसके बाद कथा थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंसते हुए बोली, सर प्लीज अपना खाना एंजॉय कीजिए, बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा।
कथा किचन में अकेली खड़ी थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने घबराते हुए ऊपर देखा और खुद से बोली, भगवान का शुक्र है कि बाल बच गई, मुझे मेरे ही बालों ने बचा लिया, अगर वो खूसट अंकल देख लेता तो बैंड ही बजाती। उसके बाद वो टेबल का सहारा लेकर जमीन पर बैठ जाती है, मानो जैसे वो आज तो बच गई हो, जैसे जिंदगी और मौत की जंग से जीत कर आई हो। तभी कथा भी किचन में आ जाती है और मुस्कान को किचन में ढूंढते हुए बुदबुदाई, वो लड़की आई तो इधर ही थी, आखिर कहाँ जा सकती है। इस बार उसने तेज आवाज में कहा, मुस्कान कहाँ हो तुम। तभी मुस्कान अपना हाथ ऊपर उठाती है, जिसे देखकर कथा उसके पास आ जाती है। वो मुस्कान से बोली, क्या हुआ है तुम्हें, बाहर तुम कैसे पागलों जैसे हरकतें कर रही थी, दिमाग ठिकाने पर है नहीं, कहीं कोई नशा वशा करके तो नहीं आई हो। ये कहने के बाद कथा मुस्कान के सिर पर हाथ लगा कर देखती है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं आ गया, लेकिन मुस्कान बिल्कुल ठीक थी। उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम से नॉर्मल था। कथा ने देखा कि मुस्कान के माथे पर पसीना आया हुआ था। पसीना देखकर कथा हैरान होते हुए बोली, तुम्हें इतना पसीना क्यों आया है, आखिर हुआ क्या है तुम्हें, कुछ बताओगी भी। मुस्कान मासूम सा मुंह बनाती कथा से बोली, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आज तो बाबा मैं मर ही जाती, बाल बची हूँ। मुस्कान की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर कथा कंफ्यूज होकर बोली, क्या बोल रही हो मुस्कान, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम। वो कथा को अपनी तरफ खींच लेती है। उसकी हरकत से कथा और कंफ्यूज हो जाती है। फिर मुस्कान ने धीमे से उसके कान में कहा, बाहर जो आदमी बैठा है ये वही अंकल है जो उस आश्रम को गिराने वाला था और उसके साथ मेरी तगड़ी वाली बहस हो गई थी। क्या। मुस्कान की बात सुनकर कथा शॉक हो जाती है। अगले ही पल कथा भी अपना सिर पकड़ के मुस्कान के बगल में बैठ जाती है और फिर कथा बोली, ओह माय गॉड, तू तो सच में प्रॉब्लम में गिरते गिरते बची है। तभी अचानक कथा मुस्कान से बोली, पर तू से अंकल क्यों बोल रही है, वो तो बहुत हैंडसम है। मुस्कान इरिटेटिंग सा फेस बनाकर बोली, अंकल की उम्र के आदमी को अंकल ही बोलूंगी ना, डार्लिंग थोड़ी ना बोलूंगी। एक तो सारा का सारा चिकन ले गया, पता नहीं कहां से ये भुक्कड़ आ गया, एक तो मुझे जोरदार भूख लगी है, ऊपर से हमारे लिए कुछ बचा भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। मुस्कान रोनी जैसी शक्ल बना लेती है। कथा मुस्कान के कंधे को थपथपाते हुए बोली, डोंट वरी, मैं यहाँ किसी हूँ, आज इतनी ज्यादा इनकम हुई है कि आज हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हैं। ये सुनते ही मुस्कान कथा को जोर से हक कर लेती है। दूसरी तरफ शौर्य कमरे में बेचैन होकर इधर उधर चक्कर काट रहा था। वो अपने फोन में बार बार देख रहा था। उसने सारा के पास जो मैसेज किया था उसका अभी तक उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला था। शौर्य ने आज तक किसी भी चीज के लिए इतना इंतजार नहीं किया था जितना ये छोटी सी बच्ची उसे करवा रही थी। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। शौर्य ने सारा के मैसेज का इंतजार करते हुए सुबह कर दी थी। वो चाहता था कि किसी तरह सारा मैसेज करे और वो झट से ब्रेसलेट को अपने पास ले आए। वो भुनभुनाते हुए बोला, इस लड़की ने सच में मुझे नचा कर रख दिया है, एक बार मुझे बस किसी तरह ब्रेसलेट मिल जाए, फिर बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। एक्चुअली शौर्य ने जब से ऑल राइट व्हाट इज द डील का मैसेज किया था तब से सारा का कोई रिप्लाई नहीं आया था। शौर्य ने टेंस्ड होते हुए फिर से कहा, उसने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया है, कोई ऐसा तो नहीं कि वो मेरा ब्रेसलेट देना ही नहीं चाहती। नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, उस ब्रेसलेट को तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब करूंगा। सारा ये नहीं जानती थी कि शौर्य एक मामूली से ब्रेसलेट के पीछे क्यों पागल है। उसे तो ये भी आइडिया नहीं था कि ये ब्रेसलेट उसकी मां यानी अलविना का है। सारा ने ब्रेसलेट को वापस अपने पास रखा और खुद से बोली, मुझे लगता है कि मिस्टर शौर्य ओबरॉय को ज्यादा ही तड़पा लिया है, एक रात में तो उसके होश ठिकाने आ गए होंगे कि सारा क्या चीज है। सारा ने अपना मोबाइल लिया और उसमें टाइप करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस मैसेज को शौर्य को सेंड कर दिया। एक्चुअली सारा जानना चाहती थी कि शौर्य उसके साथ क्या डील करना चाहता है, लेकिन उसके पास शौर्य को देने के लिए पहले से ही एक ऑफर मौजूद था। मैसेज करने के बाद सारा नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाती है। अलविना किचन में खाना बना रही थी। वैसे तो खाना बनाने और घर के काम करने के लिए ढेर सारे नौकर थे, लेकिन कभी-कभी अलविना अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया करती थी ताकि वो खाने के जरिए अपने बच्चों पर अपना प्यार लुटा सके। तभी जोया भी वहां पर आ जाती है और देखती है कि अलविना किचन में खाना बना रही है। क्या बात है, आज डॉक्टर साहिबा कुक बनी है। अलविना मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों के लिए एक मां कुछ भी बन सकती है। लव और कुछ टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। लव ने चिल्लाकर कहा, मम्मा भूख लगी है, खाना जल्दी लेकर आओ ना। तभी अलवी ने बाहर से चिल्लाकर कहा, हाँ बस 2 मिनट आ रही हूँ। अलविना ने जोया से कहा, जोया तुम जाकर तब तक प्लेट लगा दो, तब तक मैं खाना लेकर आ रही हूँ। जोया हल्का सा सिर हिलाती है और डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। वहां पर जाकर एक प्लेट में खाना लगाती है। फिर अलवी भी गर्मा गर्म खाना सर्व करना शुरू कर देती है। जोया सारा को अपने हाथों से खिला रही थी क्योंकि सारा मोबाइल यूज कर रही थी। जोया ने सारा को कहा, सारा बेबी, इतनी डांट खाने के बाद भी तुम लोग मानते क्यों नहीं हो, खाना खाते वक्त फोन को साइड में रख दिया करो ना बच्चे। सारा ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। जोया ने सारा की तरफदारी करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं खिला तो रही हूँ ना इसको। अच्छा अलवी, तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, वो भी यहाँ के एक बड़े अस्पताल में, तुम्हें याद है ना। अलवी ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, बस थोड़ी देर में ही तैयार होकर निकलते हैं। दूसरी तरफ शौर्य ने सारा को उसके मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, क्या हम मिल सकते हैं। शौर्य का ये मैसेज पढ़ते ही सारा सोच में पड़ जाती है। सारा उससे मिलना तो चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सारा ने शौर्य को मैसेज टाइप किया, ठीक है लेकिन कहाँ मिलना है ये मैं डिसाइड करूंगी। ये मैसेज पढ़ते ही शौर्य अपना माथा पटक लेता है। वो गुस्से में खुद से बोला, आखिर इस लड़की में इतना एटीट्यूड कैसे है, ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी हो। कितना अजीब है ना कि शौर्य और सारा बाप बेटी होते हुए भी एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन अब किस्मत ने उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा किया था कि जल्दी ही वो सारे राज बाहर आने वाले थे। क्या सच में शौर्य अपनी बेटी सारा को पहचान पाएगा? क्या सारा अपनी माँ पे किए हुए जुल्म को भूल जाएगी? क्या होगा जब अलविना को इन दोनों के मिलने की बात पता चल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। सुबह मुस्कान तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो ऑफिस में एंट्री करके अपने कलीग्स को मॉर्निंग विश करती है। गुड मॉर्निंग गाइस। हाय मुस्कान, हाउ आर यू? तुम्हारी तबीयत कैसी है? जीत की बात सुनकर मुस्कान को रियलाइज होता है और वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर जीत से बोली, अरे हाँ मुझे तो बुखार था, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, कुछ याद ही नहीं रहता। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब काफी बेहतर लग रहा है मुझे। उन दोनों की मस्करी देखकर मुस्कान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और वो बोली, ओके गाइस, मुझे एक्चुअली कुछ काम करना है तो तुम लोग प्लीज अपनी सीट पर जाओ। वैसे भी मैं कल आई नहीं थी तो जीत प्लीज मुझे दे दो जरा फाइल साइज चेक करने के लिए। जीत अपने डेस्क की तरफ चला गया। उसके जाते ही वाणी जाकर मुस्कान के डेस्क पर बैठ जाती है। तो मैडम अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वाणी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, हमारी कंपनी का नया बॉस आ रहा है, जाओ भाई करो उनका स्वागत, पता नहीं अब कौन सी बला रही है। मुस्कान थोड़ा अनोइंग सा फेस बना लेती है। वो इस वक्त किसी का वेलकम करने के मूड में नहीं थी। एक तो कल एब्सेंट थी जिसकी वजह से उसका सारा काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। वो काफी देर से परेशान थी क्योंकि वो किसी एक खास इंसान को फोन लगाने में लगी थी, लेकिन वो था कि उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। वो जाते जाते फिर से अपने फोन में देखती है और अपना मुंह बनाते हुए गुनगुनाकर बोली कि मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, आखिर है कहाँ ये? क्या हुआ मुस्कान, कहाँ कोई हो? नहीं कुछ नहीं। उसके बाद उसने अपने मोबाइल फोन को बंद करके अपनी पॉकेट में डाल दिया। बात को छुपाते हुए कहा, अभी तो बताया कुछ नहीं देख रही थी, बस यूं ही स्क्रॉल कर रही थी। तुम ऑफिस के बाद चलोगी ना कॉफी पीने मेरे साथ? पॉसिबल है क्या ये? आज शाम को मैं थोड़ा बिजी हूँ। एक्चुअली मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मूवी पर जाने का प्लान बना रही थी। तुम मुझे जानती नहीं हो, वो बहुत सड़ू है। अगर मैं नहीं गई तो वो मुझे अपने घर से निकाल देगी जहाँ पर मैं किराए पर रह रही हूँ। उसने गर्दन हिला दिया। ये देखकर उसका चेहरा थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चल लेंगे, चलोगी ना मेरे साथ?
वो बोली, ऑफ कोर्स चलेंगे ना, लेकिन फिलहाल जिस काम के लिए कहा गया है उसे पूरा कर लें। जीत लगातार मुस्कान को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था और वो बार बार उसके दिल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर जीत जानता था कि वो इसके अलावा कर भी क्या सकता था। वो मुस्कान की हर बात को इग्नोर करता हुआ कोशिश करने में लगा हुआ था। दोनों बिल्डिंग के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर ऑफिस के लगभग सारे लोग खड़े हुए थे नए बॉस के इंतजार में। सबसे आगे मैनेजर खड़ा हुआ था, हाथों में फूलों की माला और गुलदस्तों के साथ। अब जब तक वो महाराज नहीं आएंगे हमें यहाँ बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। समझ में नहीं आता ये मैनेजर बॉस के तलवे चाटता ही क्यों है। मुस्कान सड़ा हुआ मुंह बनाकर बोली, भाड़ में जाए ऐसी तरक्की मैं तो बिल्कुल ना करूं। तभी एक गाड़ी रुकी, बहुत बड़ी और शानदार थी वो, जिससे सभी की नजरें उस पर टिक गई। सभी की आंखों में अलग ही एक्साइटमेंट थी और आपस में फुसफुसाना शुरू हो गया। अरे बॉस की गाड़ी इतनी अमेजिंग है तो फिर वो भी शानदार होगा। दूसरे ने कहा, हाँ वो तो बात है ही, लेकिन अब तो उनको देखने के बाद ही ये बात पता लग पाएगी। लेकिन उसी भीड़ में से मुस्कान ऐसी एक अकेली थी जिसकी आंखों में कुछ खटक रहा था। बस उसे बॉस को जल्दी से देखने की ललक थी, क्योंकि उसे एक कंफ्यूजन थी, क्योंकि उसे ये गाड़ी देखी हुई लग रही थी। शायद वो बॉस को पहले से जानती थी। जल्दी ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक पैर बाहर निकलता है। सब दिल थाम कर अपने नए बॉस को देखने के लिए बेकरार थे। मुस्कान की नजरें भी वहीं टिकी हुई थी, मगर जैसे ही मुस्कान की अपनी नए बॉस पर नजर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से फैलती चली गई, मानो जैसे दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। आखिर कौन था मुस्कान का नया बॉस? क्या मुस्कान पहले से उसे जानती थी? कहीं ये नया बॉस अभय तो नहीं था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग। बीच पर सम्राट अपने जॉगिंग सूट में दौड़ रहा था। समंदर के ठीक सामने वाली सड़क पर लोग अक्सर सुबह सुबह जॉगिंग करने, घूमने फिरने या अक्सर टहलने के लिए आते थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और समंदर की लहरें आपस में टकराकर बहुत मजेदार सा म्यूजिक हवाओं में घोल रही थी। सुबह सुबह की ताजगी का ये नजारा वाकई में बहुत अच्छा और मजेदार था। सम्राट दौड़ते दौड़ते एकदम से रुक जाता है और अपने कानों में लगे हेडफोन को निकाल लेता है। जब वो देखता है तो सरप्राइज रह जाता है कि जो उसके साथ में जॉगिंग कर रहा था वो है ही नहीं। जब सम्राट अचानक से पलटकर पीछे देखता है तो देखता है कि पंछी उससे काफी दूर में थी और हाँफ रही थी। वो इतनी थक गई थी कि सड़क पर ही अपने घुटनों के बल बैठ गई थी और तेज तेज सांसें ले रही थी। पंछी को ऐसे देख सम्राट एक जोर से सांस लेता है। उसके चेहरे पर हल्की सी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है। उफ, ये लड़की भी ना, क्या करूं मैं इसका। सम्राट वापस दौड़कर पंछी के पास जाता है और अपने हाथों को कमर पर रखते हुए पंछी से कहता है, क्या हुआ, बैठ क्यों गई तुम? अभी तो हम 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़े हैं, हमें आज पूरे 10 किलोमीटर दौड़ना है। चलो अभी 9 किलोमीटर बाकी हैं, जल्दी से खड़ी हो जाओ। सम्राट की बात सुनकर पंछी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या? नहीं, मैं 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकती, मेरी जान निकल जाएगी, मैं एक दिन में इतना नहीं दौड़ सकती। इस बात पर सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा उस दिन तो बहुत दौड़ रही थी तुम, जब पहली बार मुझसे मिली थी। उस दिन तो तुम्हारी जान नहीं निकल रही थी, उस दिन तो पीटी उषा बनी हुई थी, और आज थोड़ा सा भागने में तुम्हारी जान निकल रही है। देखो बहाना मत बनाओ, चलो खड़ी हो जाओ और मेरे साथ साथ दौड़ो। पंछी रोनी जैसी शक्ल बना लेती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी और सम्राट था कि उसे बख्शने का नाम ही नहीं ले रहा था। सम्राट पंछी का हाथ पकड़ उसे उठाता है और कहता है, चलो अब दौड़ना शुरू करो। पंछी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए सम्राट से रिक्वेस्ट करने लगती है, नहीं प्लीज, मैं और नहीं भाग सकती, समझने की कोशिश करो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और भागा नहीं जाएगा। सम्राट पीछे से पंछी को हल्का सा धक्का देने लगता है ताकि पंछी भागे। कम ऑन, कुछ नहीं होगा, शुरू में थकान होती है, फिर जब एक बार भागने लग जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। चलो दौड़ो, क्या थकेली सेक्रेटरी मिली है मुझे, चलो जल्दी भागो। सम्राट के इस तरह से धक्का देने से पंछी फिर से भागने लगती है। सम्राट उसे पकड़ के भगा रहा था। 10 किलोमीटर दौड़ने तक सम्राट ने पंछी को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। इस बीच में 30 बार जमीन पर गिर चुकी थी, वो थक के चूर हो चुकी थी और हार चुकी थी, और उसने कई बार सम्राट के सामने हाथ भी जोड़े, पर सम्राट उसे बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं था। पंछी तो जमीन पर पसर ही जाती है और बहुत तेज तेज सांसें लेने लगती है। सम्राट खड़ा होकर थोड़ी सी अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग करने लगता है और पंछी की तरफ देखता है जो जमीन पर किसी लाश की तरह गिर रही थी। उसे देखकर वो गहरी सांस लेता है, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। उसके बाद सम्राट पंछी को उठाते हुए बोला, ओ हेलो मैडम, खड़ी हो जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। पंछी इतनी ज्यादा थक गई थी कि उसे सांस लेने में भी पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। ऊपर से सम्राट उसे एक्सरसाइज भी करवाने वाला था। ये सुनकर पता नहीं उसे कहां से गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता मेरी क्या हालत हो गई है? अब मैं कुछ नहीं करने वाली। पंछी की ऐसी कड़क आवाज सुनकर सम्राट का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन अगले ही पल पंछी को तुरंत रियलाइज होता है कि उसने काफी सख्त आवाज में सम्राट को बोल दिया था। इसलिए वो एकदम से चुप होकर सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। फिर धीमी सी मासूम सी आवाज में सम्राट से माफी मांगती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सम्राट अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। आखिर आ गई ना असलियत सामने। पंछी कंफ्यूजन में नजर उठाकर सम्राट को देखते हुए बोली, मतलब? सम्राट पंछी से बोला, मुझे तो तुम पर हमेशा से ही शक था कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखा रही हो, तुम जरूर कुछ और हो। अब आ रही है ना तुम्हारे अंदर की चुड़ैल बाहर। पंछी ये सुनकर हैरान हो जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। अब चलो चले, या यहीं रहने का इरादा है। सम्राट ये कहकर वहां से जाने लगता है। पंछी चुपचाप उसके पीछे चलने लगती है। तभी अचानक पंछी को वहां पर कॉटन कैंडी वाला दिखाई देता है। कॉटन कैंडी उसने कभी खाई तो नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसे हमेशा से कॉटन कैंडी बहुत पसंद थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसकी वो फेवरेट है। वो रुक रुक कर आंखों में चमक के साथ कॉटन कैंडी वाले को देखती रहती है। हे भगवान, ये लड़की अब कहाँ रह गई? सम्राट की आवाज सुनकर पंछी थोड़ा होश में आती है। सम्राट नोट करता है कि पंछी कॉटन कैंडी वाले की तरफ देख रही थी। पंछी बेचारा समूह बनाकर हिम्मत करके सम्राट से बोली, मुझे वो। पंछी आगे कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन 2 शब्द बोलने के बाद आगे बोलने की उसे हिम्मत भी नहीं थी। सम्राट समझ जाता है। वो पंछी से बोला, तुम्हें संभालना किसी बच्चे को संभालने से कम नहीं है, सीरियसली। उसके बाद सम्राट कॉटन कैंडी वाले की तरफ जाते हुए बोला, आ जाओ, दिलाता हूं मैं। सम्राट की बात सुनकर पंछी की आंखों में चमक आ जाती है और वो फटाक से भागकर सम्राट के पीछे जाती है। पंछी को इस तरह से भागता हुआ देख सम्राट बोला, अब बड़ी जान आ गई तुम्हारे पैरों में, जॉगिंग करने के नाम पर मौत आ रही थी तुम्हें। पंछी ये सुनकर अपना सिर झुका के अपने दांतों से अपने होठों को दबा लेती है। उसका रिएक्शन बड़ा क्यूट लगता है। कई बार तो वो इतनी क्यूट लगती है कि सम्राट को भी खुद की तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। पंछी वो लेकर इतनी खुश हो जाती है जैसे कोई छोटा सा बच्चा खुश होता है, और वो खुश होकर कॉटन कैंडी खाने लगती है। पंछी उसे खाते हुए ऐसा मुंह बना रही थी जैसे उसे दुनिया की सबसे डिलीशियस चीज मिल गई हो। पंछी का ऐसा बच्चों जैसा रिएक्शन देख, आंखें बंद करके कॉटन कैंडी को खाते हुए एंजॉय करता हुआ देख, कहीं ना कहीं सम्राट के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इतनी ज्यादा मासूमियत, पता नहीं ये सच है या झूठ। सम्राट एक गहरी सांस लेता है। अब तुम्हारा हो गया हो तो चलें। उसके बाद वे चले जाते हैं और पंछी भी अपनी कॉटन कैंडी को एंजॉय करते हुए उसके पीछे पीछे चली जाती है। घर पहुंचकर सम्राट अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी दाई उसके पास आकर बोली, आ गए तुम दोनों? सम्राट दाई से बोला, आपको क्या लगता है दाई, आपके सामने खड़े हैं तो आ ही गए ना। दाई थोड़ा एक्साइटेड होते हुए पंछी से बोली, कैसी रही तुम्हारी पहली जॉगिंग, मजा आया ना करने में? इस पर सम्राट अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, क्यों नहीं, बहुत मजा आया होगा, इसे तो 10 किलोमीटर में 50 बार तो ये गिरकर नाटक करने लगी है कि मैं भागूंगी नहीं। उसके बाद दाई सम्राट से बोली, शायद वो कभी गई नहीं होगी।
लेकिन सम्राट, एक बात बताओ कि जॉगिंग पर भला 10 किलोमीटर कौन भगाता है, वो भी इतनी हल्की फुल्की सी बच्ची को? तुम्हें थोड़ा तरस करना चाहिए था ना इस पर। सम्राट ये सुनकर सड़ा हुआ सा मुंह बना लेता है। हाँ तरस, और इस पर जरूर। मैं नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए तैयार भी होना है, आप नाश्ता तैयार करवा दीजिए। उसके बाद सम्राट अपने कमरे में चला जाता है। दाई पंछी से बोली, तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ, आज मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। दाई की बात सुनकर पंछी खुश हो जाती है। दाई के रूप में उसे वाकई में एक माँ का प्यार मिला था। पंछी फटाफट अपने कमरे में चली जाती है तैयार होने के लिए। उधर अभय गाड़ी से बाहर निकलता है और जैसे ही मुस्कान की नजर उस शख्स पर पड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अभय था। अभय की शक्ल देखते ही मुस्कान का मुंह और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अभय की गाड़ी से बाहर निकलते ही मैनेजर दौड़कर अभय के पास आता है। वेलकम सर, आपका स्वागत है। अभय हल्का सा सिर हिलाता है और सभी लोग अभय को घेर लेते हैं और उसका वेलकम करने लगते हैं। वहीं पर मुस्कान शॉक्ड होकर खड़ी थी। अभी तक अपने उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी। जीत मुस्कान को ऐसे देखकर उसे हल्का सा हिलाकर बोला, क्या हुआ, यू ऑलराइट? जीत के टच करने से मुस्कान तुरंत होश में आती है। हाँ सब ठीक है। मुस्कान ने बोल तो दिया था कि सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था, क्योंकि मुस्कान का नया बॉस वो इंसान था जिसको उसने इमेजिन भी नहीं किया था। पहले दिन ही इसके साथ उसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया था। जीत मुस्कान से बोला, चलो मुस्कान, हम भी सबका वेलकम करते हैं। मुस्कान जीत से बोली, हाँ तुम चलो, मैं पीछे से आती हूँ। जीत आगे चला जाता है। मुस्कान जोर से अपना सिर पीटती है और अपने गालों पर जोर से थप्पड़ मारती हुई बोली, हे भगवान, मैं क्या करूँ? अगर उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया तो अभी कभी कंपनी से बाहर निकाल फेंकेंगे। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बचूं मैं इससे? मुस्कान एकदम से घबरा जाती है। उसने इस बार तिरछी नजर से अभय को देखा और बोली, भगवान, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आपको दुनिया भर की प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में डालनी थी क्या? पूरी दुनिया में आपको यही एक इंसान मिला था इस कंपनी का बॉस बनाने के लिए। मैं उसके सामने नहीं जा सकती, वरना आज तो मेरी नौकरी गई समझो। मुस्कान इधर उधर देखने लगती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अभय लोगों को भी क्रॉस करके आगे मैनेजर के आस अभय लोगों की भीड़ को क्रॉस करके मैनेजर के साथ आगे बढ़ता है। मुस्कान पलटकर भागने लगती है। तभी मैनेजर मुस्कान से बोला, अरे मुस्कान रुको। मैनेजर की आवाज सुनकर मुस्कान के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। मैनेजर अभय की तरफ देखकर बोला, आइए सर, मैं आपको हमारी सबसे टैलेंटेड शेफ से मिलवाता हूँ। इसके सामने तो बड़े बड़े मास्टर शेफ भी फीके पड़ जाएं। क्या लाजवाब खाना बनाती है, बस ये समझ लीजिए कि हमारे होटल यहाँ इतने फेमस हैं सिर्फ इसके खाने की वजह से। मैनेजर की बात सुनकर अभय बोला, ओह रियली, फिर तो मैं इससे जरूर मिलना चाहूंगा। मैनेजर देखता है कि मुस्कान अब भी मुंह फेर कर खड़ी है, पलट नहीं रही है। मैनेजर चलकर मुस्कान के पास जाता है और मुस्कान के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, एक बार अपने नए बॉस को अपना मुखड़ा तो दिखाओ। आगे क्या होता है कहानी में, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला। जब मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैनेजर ने मुस्कान के कान में कहा, मुस्कान क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम तो बहुत एक्साइटेड थी हमारे नए बॉस से मिलने के लिए। नर्वस होने के कारण मुस्कान का गला सूखने लगता है। मुस्कान थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने मैनेजर से बोली, सर मैं उनसे बाद में मिलूंगी, अभी मिलना जरूरी है क्या? वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे चेहरे पर कुछ लग गया है जिसकी वजह से मैं बहुत फनी लग रही हूँ। मैनेजर को मुस्कान का एक्सक्यूज थोड़ा अजीब लगता है। क्या पागल हो गई हो क्या? बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो अब जल्दी चलो। मैनेजर मुस्कान का हाथ पकड़कर उसके बॉस की तरफ यानी कि अभय के पास ले जाने लगता है। मुस्कान को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। वो अपनी रोने जैसी शक्ल बनाकर अपनी किस्मत को कोसती हुई बोली, तुम मर गई मुस्कान, अगर इसने तेरी शक्ल देख ली तो तेरी बैंड बच जाएगी। आज तेरा किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। ना सिर्फ तुझे जलील करेगा बल्कि लात मार के कंपनी से भी बाहर निकाल देगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये साला दिमाग भी ऐसी सिचुएशन में काम ही नहीं करता। कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे बचूं मैं? कुछ सोच मुस्कान, कुछ सोच। मुस्कान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभय वहां पर खड़ा उसके सामने आने का इंतजार कर रहा था। मैनेजर मुस्कान से बोला, ये क्या कर रही हो तुम, उल्टी क्यों चल रही हो, सीधी होकर चलो। मुस्कान की इस हरकत से अभय थोड़ा कंफ्यूज था। इसकी हरकत को देखकर उसे रेस्टोरेंट वाली लड़की की याद आ गई। वो भी बड़ी अजीब पागलों वाली हरकत कर रही थी और ऐसे ही चल रही थी। मैनेजर अभय के पास पहुंचकर बोला, सर इससे मिलिए, ये है मुस्कान। ये बोलकर मैनेजर तुरंत मुस्कान को अभय की तरफ पलट देता है, पर इससे पहले कि अभय मुस्कान का चेहरा देख पाता, मुस्कान झुककर अभय को ग्रीट करती है, वेलकम सर, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। मुस्कान चेहरे के बालों को आगे कर लेती है। मुस्कान की ये हरकत देखकर अभय कंफ्यूज हो जाता है। रेस्टोरेंट वाली लड़की भी कुछ ऐसी ही हरकत कर रही थी। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, पर खैर अभय इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। मिस मुस्कान, मैनेजर ने आपके बारे में बताया मुझे, आप जैसी टैलेंटेड एम्प्लॉय हमारे लिए काम करते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई वुड रियली लाइक टू टेस्ट योर फूड। मैं सच में आपके हाथ का खाना चखना चाहूंगा। आखिर आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। मुस्कान अपना सिर जितना हो सके उतना झुका कर रखती है और बालों को जितना हो सके उतना चेहरे पर करके रखती है ताकि गलती से भी अभय उसे पहचान ना जाए। मुस्कान हंसते हुए आवाज को थोड़ा सा भारी करते हुए बोली, क्या सर आप भी शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, मैं जरूर खिलाऊंगी आपको। आप बताइए आपको क्या पसंद है? अभय मुस्कुराकर बोला, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैनेजर अभय से बोला, चलिए सर मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ। अभय हल्का सा सिर हिलाता है और मैनेजर के साथ अंदर चला जाता है। कंपनी के सारे एम्प्लॉइज भी पीछे पीछे अंदर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद फाइनली मुस्कान अपने बालों को पीछे करती है और गहरी गहरी सांसें लेती है। उसका तो कलीजा ही फट गया था, उसे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। थैंक गॉड कि मैं बच गई। मुस्कान की धड़कन तेज हो गई थी, उसे तो पसीना भी आ गया था। आज तो तू बाल बाल बच गई, मेरे बेचारे बालों ने इस बार भी मुझे बचा लिया। कुछ करना पड़ेगा, ऐसे मैं इसके सामने नहीं आ सकती, वरना मेरी अच्छी खासी जॉब खतरे में आ जाएगी। पता नहीं क्यों इतनी फूटी किस्मत है मेरी, सारी दुनिया में मुझे टकराना भी इसी इंसान से था और इसी इंसान को बॉस बनकर मेरी कंपनी में आना था। लोग कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारते हैं, लेकिन मैंने तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया है। कि भगवान, बस जैसे आज बचाए हैं वैसे ही आगे भी मुझे बचाते रहना। सुना है ये आदमी सारा दिन तक यहाँ रहेगा नहीं, सिर्फ कुछ वक्त के लिए आया है, उसके बाद चला जाएगा। इसलिए ये जब तक यहाँ पर है मुझे इसे चुप कर रहना होगा और उन डॉक्यूमेंट्स को भी तो हासिल करना होगा। मुस्कान अनाथ आश्रम के उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी जो अभय के नाम पर थे। उसे वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने थे ताकि वो अनाथ आश्रम को टूटने से बचा सके और इसके लिए उसके पास सिर्फ 1 महीना था, क्योंकि 1 महीने के बाद वो चाह कर भी अभय को उस अनाथ आश्रम को तोड़ने से रोक नहीं पाएगी। उधर ऑफिस में बैठा हुआ शौर्य जब ये मैसेज पढ़ता है कि सारा खुद वो डिसाइड करेगी कि दोनों कहाँ मिलेंगे, तो शौर्य कुछ सोचकर स्क्रीन पर टाइपिंग करने लगता है। ऑलराइट, बताओ कहाँ मिलना है? वैसे तो शौर्य से मिलने के लिए बड़े मिनिस्टर भी तरसते हैं और वो किसी को इतनी आसानी से अपना वक्त नहीं देता, पर इस बार उसे खुद इस बच्ची से मिलने जाना होगा। आखिरकार उसकी जान से कीमती चीज जो इस बच्ची के पास है। सारा अपने घर के सोफे पर बैठी हुई थी और सामने जबरदस्त एक्शन मूवी चल रही थी। उसका ध्यान मूवी पर भी था और अपने हाथों में पड़े हुए फोन पर भी। जब बीप का साउंड बजता है तो वो फटाफट फोन चेक करती है। शौर्य का मैसेज देखकर वो अपने चिन पर उंगली रख के सोचने लगती है, मैंने बोल तो दिया है कि मेरी बताई हुई जगह पर मिलेंगे, पर मिलेंगे कहाँ? एक काम करती हूँ, इंटरनेट पर सर्च करती हूँ। उसके बाद सारा इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। फाइनली उसे अपने बंगले से कुछ दूरी पर एक पार्क की लोकेशन मिलती है। हाँ, यहाँ पर ठीक रहेगा, यहाँ पर बुला लेती हूँ।
उसके बाद सारा उस पार्क की लोकेशन को शौर्य के पास सेंड कर देती है और बोल देती है कि वो लोग शाम को 6 बजे इसी जगह पर मिलेंगे। शौर्य जब ये मैसेज पढ़ता है तो वो भी डन कर देता है। इधर सम्राट डाइनिंग पर बैठा बैठा काफी देर से पंछी का वेट कर रहा था। वो चौंकते हुए दाई माँ से बोला, ये पंछी की बच्ची कहाँ रह गई? उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। दाई माँ ने खाना लगाते हुए कहा, आ जाएगी, अभी अभी तो नहाने गई थी। सम्राट बेटा, वो मासूम सी बच्ची है, उस पर इतना कठोर क्यों बने रहते हो तुम? थोड़ा प्यार से पेश आया करो उससे। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर वो कितना डर जाती है, जैसे कि कोई हिटलर आ गया हो। सम्राट अपनी प्लेट लगाते हुए बोला, आप उसकी साइड लेना बंद कीजिए। मैं आपके जैसा नहीं हूँ जो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लूं। मुझे अब तक उस लड़की पर ट्रस्ट नहीं है। मुझे आज भी वो फ्रॉड ही लगती है। कितना नाटक करती है। एक्सरसाइज करते वक्त उसके पैर टूट रहे थे, पर कॉटन कैंडी खाने के लिए वो खरगोश की तरह उछल उछल कर जा रही थी। मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये लड़की गड़बड़ लग रही है। दाई माँ अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, तुम भी ना, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ भी बोलते हो। मुझे बताओ कि वो कहाँ से तुम्हें गड़बड़ लग रही है? उसका चेहरा देखो, कितना मासूम है बेचारी, उसके मुंह में तो जैसे आवाज ही नहीं है। दाई माँ इतना ही बोलती है कि तभी उसे पंछी की जोर से चीखने की आवाज आती है। दाई माँ घबराते हुए बोली, ये तो पंछी की आवाज है। इतने में एक बार फिर से पंछी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इस बार सम्राट फौरन पंछी के कमरे की तरफ भागा और उसके पीछे पीछे दाई माँ भी। पंछी लगातार चीख रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो चिल्ला क्यों रही है। कमरे में पहुंचकर वो देखते हैं कि पंछी वहां कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सम्राट ने भागते हुए जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो एक पल के लिए सन्न रह जाता है। सम्राट की आंखें फैली हुई तो जीभ बाहर लटक गई थी, क्योंकि पंछी ने अपने बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। पहली बार सम्राट ने पंछी को इस रूप में देखा था। अचानक पंछी की घबराई हुई शक्ल देखकर सम्राट थोड़ा होश में आता है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम? पंछी घबराई हुई सी बोली, कोई है यहाँ पर। ये सुनकर सम्राट चौंक जाता है। क्या मतलब? मेरे घर के बाथरूम में कौन हो सकता है? तुम क्या कह रही हो? सम्राट चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। पंछी कांपती हुई अपने हाथ एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है, लेकिन जब सम्राट उस डायरेक्शन में देखता है तो उसके कोल्ड एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और अगले ही पल वो भी जोर से चिल्लाकर पंछी की तरफ भाग जाता है। सम्राट पंछी के पीछे छुप जाता है, क्योंकि पंछी जिस तरफ इशारा कर रही थी वहां पर एक कॉकरोच था जो दीवार से चिपका हुआ था। सम्राट उस कॉकरोच को देखकर जब चिल्ला रहा था तो पंछी उससे कहती है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? दाई माँ। सम्राट दाई माँ से बोला, वहां पर वो देखो कितना बड़ा है। दाई माँ कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सीरियसली, इतने बड़े होकर कोई इंसान कॉकरोच से कैसे डर सकता है? सम्राट पंछी को अपने आगे कर देता है। सम्राट दाई माँ से बोला, दाई माँ देख क्या रही है, जल्दी से हटाइए उसको। दाई माँ गहरी सांस लेकर बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक छोटा सा कॉकरोच ही तो है। सम्राट दाई माँ से बोला, छोटा नहीं है वो, अपने चश्मे पहनकर ठीक से देखिए कितना बड़ा है, ये तो मेरी उंगली से भी बड़ा है। दाई माँ अपना सर पीट लेती है और वो उस कॉकरोच के पास जाकर उसे अपने हाथ की मुट्ठी में पकड़ लेती है। दाई माँ की हरकत देखकर सम्राट और पंछी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद दाई माँ कमोड के पास जाकर उस कॉकरोच को उसमें डालकर फ्लश कर देती है। फिर उन दोनों की तरफ देखकर बोली, वो गया पानी में, अब ठीक है। खाम खा इतना डर रहे थे तुम दोनों, इतने बड़े होकर कॉकरोच से डरते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे ये तो लड़की है, बेचारी मासूम सी बच्ची है, डर गई होगी। पर तुम सम्राट, तुम तो इतने बड़े हो गए हो, एक बिजनेसमैन हो गए हो, अब तक इस पिद्दू से कॉकरोच से डर रहे हो। सम्राट को ये चीज काफी इंसल्टिंग लगती है और उसके ईगो पर लग जाती है। बात को संभालने के लिए वो ठीक से खड़ा होते हुए पंछी से साइड निकलकर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डर नहीं रहा था, मुझे डर नहीं लगता इन कीड़े मकोड़ों से, मुझे तो बस बहुत घिन आती है इन्हें देखकर, उल्टी आती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये। सम्राट ऐसे बिहेव करता है जैसे वो डर नहीं रहा था। सम्राट की हरकत देखकर दाई माँ जरूर उसके ऊपर हंसने लगती है। फिर दाई माँ सम्राट को डांटते हुए बोली, पता है मुझे मत सिखाओ, डायपर में थे तुम, तब से पाल रही हूँ तुम्हें, आए बड़े मुझे सिखाने वाले। ये बोलकर दाई माँ नीचे चली जाती है। दाई माँ की फटकार सुनकर सम्राट मुंह बना लेता है। तभी उसकी नजर पंछी पर पड़ी जो एक कोने में डरी हुई सी खड़ी थी। सम्राट ने देखा कि उसके बॉडी पर जो टॉवल थी वो उसके हाथ में थी। सम्राट को याद आया जब वो कॉकरोच से डरा था तो उसने डर के मारे पंछी की बॉडी से टॉवल खींच के अपने मुंह ढक लिया था। अब पंछी के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। पंछी को इस रूप में देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। सम्राट की आंखें एकदम से हिप्नोटाइज हो गई और ना चाहते हुए भी उसके कदम पंछी की तरफ अपने आप ही बढ़ने लगे। ये देखते ही पंछी ने कांपती हुई आवाज में कहा, सम्राट मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो। पंछी ने देखा कि सम्राट अब उसके बेहद करीब आ गया था। पंछी ने डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अब क्या करेगा सम्राट पंछी को अकेला देखकर? कहीं सम्राट को पंछी से प्यार तो नहीं हो गया? क्या होगा जब सम्राट के सामने पंछी की सच्चाई आएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग। सम्राट ने आगे बढ़कर पंछी को उस टॉवल से ढक दिया और उसको नॉर्मल करता हुआ बोला, क्या तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी बड़ी होकर छोटे से कॉकरोच से डरते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बच्चों की तरह चिल्ला रही थी, अरे बहादुर बनो बहादुर, भला कॉकरोच से कौन डरता है, डरपोक कहीं की। ये बोलकर सम्राट चला जाता है और पंछी हैरानी से डिसबिलीफ के साथ सम्राट को देखती रहती है। उधर शौर्य के ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर मारवा बोले, ओके मिस्टर ओबरॉय, अब मैं चलता हूँ, आज मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, आज मेरी बेटी की सर्जरी है, इसलिए मिस्टर राणावत ने आज का दिन शेड्यूल किया है। शौर्य हल्की सी अपनी आईब्रो ऊपर उठा लेता है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल प्रे फॉर योर डॉटर। मिस्टर मारवा थोड़ा खुश होते हुए बोले, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, आज मिस्टर राणावत मेरी बेटी की सर्जरी करने वाली है, वो बहुत फेमस सर्जन है। इस बात पर शौर्य ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, दैट्स नाइस, क्या आपके पास उनकी कोई फोटो है? मैं भी देखूं ये कौन सी डॉक्टर है जिसे मैं नहीं जानता। मिस्टर मारवा ने इस बात पर जवाब दिया, जी नहीं, फोटो तो नहीं है, उनके बारे में इंटरनेट पर ज्यादा कुछ नहीं है, वो ज्यादा सोशल मीडिया पर भी नहीं है और वो फोटोज तो बिल्कुल नहीं खिंचवाती हैं, लेकिन आज मैं पर्सनली उनसे मिलने वाला हूँ। शौर्य खड़ा होता है, दोनों हैंडशेक करते हैं और उसके बाद मिस्टर मारवा वहाँ से चले जाते हैं। अलबेना हॉस्पिटल पहुंचती है, उसके साथ साथ जोया भी हॉस्पिटल आती है। जोया अलबेना के पूरे शेड्यूल का अच्छे से ध्यान रखती थी और उसे जो भी चाहिए होता था ऑपरेशन थिएटर में जोया सब पहले से ही अरेंज करवा देती थी। अलबेना आगे बढ़ती हुई जोया से बोली, इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ हमें कोई भी पहचान ना पाए, मैं सीधा अपनी सीक्रेट रूम में जा रही हूँ, तुम जाकर सर्जरी की तैयारी कंप्लीट करवाओ। डॉक्टर को खबर कर दो कि मैं पहुंच चुकी हूँ, आधे घंटे में सर्जरी का प्रोसीजर शुरू होने वाला है। उसके बाद जोया वहाँ से चली जाती है और अलबेना अपने उसी कमरे में चली जाती है जो स्पेशली उसके लिए असाइन किया गया था।
आज हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि यहाँ पर एक बिजनेसमैन की बेटी का ऑपरेशन होने वाला था और उसकी सर्जरी करने वाली थी अमेरिका की एक बहुत बड़ी डॉक्टर अलविना राणावत, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, जिसे कोई जानता नहीं था। बस उनकी तरक्की के चर्चे उन लोगों ने सुने थे और अपने डॉक्टर के करियर में कम से कम एक बार एक सर्जरी में तो उसे असिस्ट करना चाहते थे। जो डॉक्टर अलविना के साथ सर्जरी में शामिल होने वाले थे उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सारे डॉक्टर जहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जोया वहाँ पर पहुंचती है और उन लोगों से कहती है मिस राणावत हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं और वो सर्जरी के लिए तैयार हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि आधे घंटे में सर्जरी परफॉर्म होगी, तो अपनी सारी फॉर्मेलिटी को फटाफट कंप्लीट कीजिए और ऑपरेशन थिएटर तैयार कीजिए जल्दी से जल्दी। सिर्फ इतना बोलकर जोया वहाँ से चली जाती है। एक डॉक्टर एक्साइटेड होते हुए बोला, फाइनली मिस राणावत आ गई, हमें अच्छे से परफॉर्मेंस देनी होगी, चलो फटाफट ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। सारे डॉक्टर भागकर अपने काम में लग जाते हैं। सर्जरी होने में अभी आधा घंटा बाकी था तो अलविना 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है और रिलैक्स करती है। तभी उसके पास जोया आती है। उसके हाथ में कुछ फाइल्स मौजूद थी। वो फाइल्स को अलविना की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये रहे मिस्टर मारवा और उनकी बेटी से रिलेटेड सारे रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो तुमने मंगवाए थे। इनमें वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी है जो उनकी बेटी की कंडीशन को बताती है। अलविना एक एक करके सारी रिपोर्ट्स पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर मारवा के बारे में पढ़ती है तो कुछ चीज़ से खटक जाती है। मिस्टर मारवा का कनेक्शन ओबरॉय एम्पायर से भी दिखाया गया था। ये देखकर अलविना थोड़ी हैरान हो जाती है। वो फटाफट से मिस्टर मारवा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और कुछ देखकर वो शॉक रह जाती है। फिर वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओह, मिस्टर मारवा जो है शौर्य सिंह ओबरॉय के इन्वेस्टर भी हैं। यही नहीं बल्कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी एक है। इसका मतलब कि अलवी, इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ प्रॉब्लम है क्या? इससे पहले कि अलविना अपनी पूरी बात कह पाती, जोया ने उससे पूछ लिया। एक्चुअली जोया ने अलविना के चेहरे पर हैरानी को पढ़ लिया था, जिससे उसको समझ में आ गया था कि वो किसी बात को लेकर कुछ परेशान सी है। थोड़ा होश में आने के बाद अलवी ने फोन नीचे रखते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, क्या तुमने उनको बोल दिया कि तैयारी शुरू करें? जोया ने कहा, हाँ, हम 20 मिनट में सर्जरी के लिए चल सकते हैं। वेरी गुड, मैं भी इस ऑपरेशन को करने से रिलैक्स होना चाहती हूँ। ये कहने के बाद अलविना ने राहत की सांस ली। मिस्टर मारवा हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते हैं। वो सबसे पहले वार्ड में जाते हैं जहाँ पर उसकी बीवी उसकी बेटी के साथ बैठी हुई थी। मिस्टर मारवा की बेटी बिस्तर पर लेटी हुई थी। कुछ डॉक्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। मिस्टर मारवा के आते ही उसकी बीवी खड़ी होकर उसके पास आती है। वो खुश होकर बोली, मिस राणावत अभी हमारी बेटी का ऑपरेशन करने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी बेटी अब ठीक हो जाएगी ना? सुना है कि वो बहुत बड़ी डॉक्टर है। मिस्टर मारवा अपनी बीवी से कहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी गुड़िया ठीक हो जाएगी। ये बोलने के बाद मिस्टर मारवा अपनी बेटी के पास जाते हैं। उसके माथे पर किस करते हुए बोले, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी मेरी बच्ची। उसकी बेटी, जिसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया था, वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। अपने माता पिता को उसे इतना खुश देखकर उसके अंदर भी हल्की सी जीने की उम्मीद आ जाती है जिसे वो कब का छो चुकी थी। मिस्टर मारवा डॉक्टर की तरफ देखकर बोले, क्या मैं मिस राणावत से मिल सकता हूँ? इस बात पर डॉक्टर ने कहा, वो अपने पर्सनल रूम में है और सर्जरी के लिए तैयार हो रही हैं। उन्होंने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया है। कहा है कि सीधा ऑपरेशन थिएटर में ही मिलेंगी। मिस्टर मारवा हल्का सा सर हिलाकर बोले, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उनसे सर्जरी खत्म होने के बाद मिलूंगा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, इस बात पर कोई शक नहीं है, आखिर ये सर्जरी मिस राणावत परफॉर्म कर रही है, सवाल ही नहीं उठता कि ये सर्जरी अनसक्सेसफुल हो जाए, आपकी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जल्द ही बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लेकर आया जाता है। सारे डॉक्टर वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। ऑपरेशन की पूरी तैयारी, सारे इक्विपमेंट्स, सारी मशीनों को, यहाँ तक कि ब्लड की भी बहुत सारी बॉटल अरेंज की हुई थी। सभी लोग ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऑपरेशन करने की सीरियसनेस से ज्यादा अलविना से मिलने की एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी, जो शायद ऑपरेशन के लिए ठीक ना हो। एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर को सिर्फ ऑपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। जल्दी ही अपनी सर्जरी गाउन को पहनकर, अपने चेहरे पर मास्क लगाकर, हाथों को अच्छे से वॉश करके अलविना राणावत ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है। अलविना के आते ही सारे डॉक्टर उनके पास ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं जैसे कोई फिल्म का सेलिब्रिटी वहाँ पर आ गया हो। मिस राणावत आप आ गई, हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। कुछ जूनियर डॉक्टर जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीनियर डॉक्टर उनके इस बिहेवियर को देखकर इरिटेट होकर उन्हें थोड़ी डांट लगाते हुए बोले, आप लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, मिस राणावत को परेशान मत कीजिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी होने वाली है, तो सब लोग सर्जरी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सारे डॉक्टर तुरंत सीरियस हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अलविना हल्का सा सर हिलाकर उस डॉक्टर को सीक्रेटली थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे डॉक्टर्स का ये बिहेवियर वाकई में अनप्रोफेशनल लग रहा था। सारे डॉक्टर अलविना का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, उसे गौर से देखते हैं, पर अलविना ने अपने चेहरे को ऊपर से नीचे तक ढक रखा था। वो सवाल ही नहीं उठता कि कोई उसके चेहरे को देख सके। अलविना उस छोटी सी बच्ची के पास जाती है जिसकी सर्जरी होने वाली थी। वो बच्ची अलविना की तरफ देखकर बोली, क्या आप मेरी सर्जरी करोगी? अलविना हल्का सा सर हिलाकर बोली, क्या तुम नर्वस हो रही हो? उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरे पापा ने बोला है कि आप बहुत अच्छी डॉक्टर हो, आप मुझे ठीक कर दोगी। डॉक्टर दीदी प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए ना, मुझे मरना नहीं है। मैंने अपने मम्मी पापा को आज बहुत खुश देखा है, उन्हें पूरा यकीन है कि आप मुझे बचा लोगी। आप मुझे बचा लोगी ना? इस बात पर अलविना ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, अब जब तुम आंखें खोलोगी तो बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हालांकि छोटी बच्ची थी, ऑपरेशन को लेकर नर्वस भी थी, पर अलविना के समझाने से उसका डर कुछ हद तक कम हो जाता है। जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर की रेड लाइट ऑन होती है और ऑपरेशन शुरू किया जाता है। क्या होगा जब ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ तो? क्या जवाब देगी डॉक्टर अलविना उस बच्चे के माँ बाप को? क्या उस बच्चे की मौत से अलविना की पूरी जिंदगी पलट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। शौर्य की गाड़ी एक लोकेशन पर पहुंचती है। शौर्य आज हमेशा की तरह अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड को साथ में लेकर नहीं आया था, क्योंकि आज वो किसी बिजनेस के सिलसिले में नहीं, एक छोटी सी बच्ची से मिलने आया था, अपने ब्रेसलेट के सिलसिले में। शौर्य अपनी घड़ी में टाइम देखता है, शाम के 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। वो इतना बेचैन था कि वो बताए गए टाइम से पहले ही आ गया था। उसे अपना ब्रेसलेट चाहिए था किसी भी हाल में। इसके लिए वो उस लड़की को कुछ भी देने के लिए तैयार था, जो भी वो मांगेगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे उसकी मुंह मांगी चीज देने को तैयार था, बस उसे अपना ब्रेसलेट वापस चाहिए था। शौर्य वहाँ पर पहुंचकर अपनी गाड़ी में बैठा रहता है। वो अपना फोन उठाता है और उस लड़की को इंस्टाग्राम पर मैसेज सेंड करता है, मैं पहुंच गया हूँ, तुम्हें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सारा गाड़ी में बैठी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से घर से निकली थी। जोया और अलविना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल गए थे, इसलिए उसे बहुत सही मौका मिला था घर से निकलने का, क्योंकि अगर अलविना बाहर नहीं गई होती तो जोया भी घर पर होती। उसे बाहर जाने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था। लव और कुश मस्त खराटे मारकर सो रहे थे, पर वो नहीं सोई, क्योंकि उसे शाम को शौर्य से मिलने की बहुत बेसब्री हो रही थी। हालांकि वो शौर्य को उसका ब्रेसलेट लौटाने जा रही थी, लेकिन शौर्य कहीं ना कहीं उसे काफी अट्रैक्टिव लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन शौर्य से मिलने के लिए वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। सारा को पहुंचने में अभी थोड़ा सा और टाइम लगने वाला था। तभी सारा देखती है कि उसके मोबाइल पर शौर्य का मैसेज आया हुआ है। सारा ड्राइवर से पूछती है, अंकल हमें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ड्राइवर ने जवाब दिया, बेटा करीब 10 मिनट तो लग ही जाएंगे।
वो इंस्टाग्राम खोलकर शौर्य को मैसेज का रिप्लाई करती है। अभी 6 नहीं बजे हैं, हमारी 6 बजे मिलने की बात हुई थी। जब शौर्य ये मैसेज पढ़ता है तो उसको कंट्रोल ही नहीं होता। वो जल्दी से जल्दी चाहता था कि वो लड़की वहाँ पर आए और वो अपना सामान लेकर निकल जाए, लेकिन उसे 10 मिनट वेट करना था। शौर्य गाड़ी से बाहर निकलता है। वो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जाता है जो पूरी तरह से खाली था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट को उसने ही पहले अपने इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुक कर लिया था और इस बात का खास ख्याल रखा था कि वहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो। पता नहीं क्यों पर शौर्य को थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। उस लड़की का एटीट्यूड कितना जबरदस्त था, उसे किसी की बहुत याद दिलाता था। अलविना। सारा का एटीट्यूड अलविना से काफी मिलता था। अलविना भी इसी एटीट्यूड में रहती थी और ये चीज शौर्य को बहुत इंप्रेस करती थी। अलविना सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, ब्यूटी विद ब्रेन थी। गजब का एटीट्यूड जिसे देखकर कोई भी लड़का उस पर फिदा हो जाए। इसलिए तो शौर्य ना चाहते हुए भी उसके प्यार में गिर गया था। सारा में भी सेम एटीट्यूड है, वो भी बिल्कुल ऐसी ही अलविना जैसी थी। पता नहीं शौर्य को भी अब अजीब सा क्यों फील हो रहा था। उसे अभी 10 मिनट और वेट करना था, लेकिन ये 10 मिनट भी उसके लिए 10 घंटे के बराबर लग रहे थे, क्योंकि उसे इंतजार करने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। वो कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता था, बल्कि पूरी दुनिया उसके लिए इंतजार करती थी। शौर्य बार बार घड़ी में टाइम देखता है। उस रेस्टोरेंट का मैनेजर शौर्य के पास आता है और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोलता है, मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमारे रेस्टोरेंट में हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट कंफर्टेबल लग रहा होगा। आपको कुछ चाहिए? शौर्य नाम में सिर हिला देता है। नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैनेजर ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया, ठीक है सर, आपको जो कुछ भी चाहिए प्लीज़ बस एक आवाज़ दे देना। ये सारे वेटर आपके एक इशारे पर सेवा में हाजिर मिलेंगे। आज वहाँ वेटरों की लाइन लगी हुई थी। सारी लाइन में बहुत डिसिप्लिन के साथ खड़े हुए थे, लेकिन शौर्य को उनसे कोई मतलब नहीं था। वो बार बार घड़ी में टाइम देखता और फोन में मैसेज और बेसब्री से सारा के आने का इंतजार कर रहा था। सारा की गाड़ी उस रेस्टोरेंट के पास आकर रुकती है। सारा ने दरवाजा खोला और अपने छोटे छोटे पैरों के साथ गाड़ी से बाहर उतर जाती है। सारा ने एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। बालों में बार्बी डॉल की क्लिप लगा रखी थी। उसके हाथ में उसकी ड्रेस से मैच करता हुआ पर्स था और उस पर्स को कैरी करते हुए सारा इतनी स्टाइल के साथ खड़ी हुई थी कि वो बिल्कुल छोटी सी बार्बी डॉल लग रही थी, पर उसका एटीट्यूड एक सुपर डुपर मॉडल जैसा लग रहा था। वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है। उसकी ग्रे आंखें पूरे रेस्टोरेंट को स्कैन करती हैं। तभी शौर्य की नजर सारा पर पड़ती है। सारा को देखते ही वो हिप्नोटाइज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारा बहुत प्यारी लग रही थी। शौर्य के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। सारा रेस्टोरेंट के अंदर आती है और शौर्य के सामने जाके खड़ी हो जाती है। शौर्य वहीं चेयर पर बैठा बैठा ही बोला, आखिर आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सारा ने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए डराते हुए कहा, क्या आपको ये नहीं पता कि आपसे कोई मिलने आता है तो खड़े हो जाना चाहिए? कुर्सी पर बैठे रहने का मतलब है कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो मिस्टर ओबरॉय। सारा का एटीट्यूड देख शौर्य एकदम से चौंक पड़ा। इससे पहले कि शौर्य उसे कुछ कहता, सारा ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर ओबरॉय, दूसरी बार आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे तो आप जानते ही होंगे। शौर्य को काफी ऑकवर्ड फील होता है, पर वो काफी अम्यूजमेंट के साथ सारा को देखता है। वो सारा के एटीट्यूड से काफी इंप्रेस होता है, खास करके उसका बोलने का स्टाइल और कॉन्फिडेंट। सारा अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके साथ हैंडशेक, शौर्य अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके साथ हैंडशेक करता है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर आते हैं। शौर्य अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन सारा को काफी अजीब लगता है क्योंकि कुर्सी काफी बड़ी थी और उसे उसके ऊपर बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सारा किसी तरह कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुर्सी की हाइट ज्यादा थी। सारा को ऐसे कोशिश करता हुआ देखकर उसे बाथरूम में लव से हुई मुलाकात याद आ जाती है। वो भी ऐसी ही कोशिश कर रहा था और सच में बड़ा क्यूट लग रहा था। शौर्य झट से सारा को उठाता है और कुर्सी पर बैठा देता है। सारा थोड़ा अनोइंग फेस बनाकर बोली, मैं खुद भी बैठ सकती थी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इस बात पर शौर्य अपनी नजरें फेर लेता है। फिर वो थोड़ा नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ सारा की तरफ देखते हुए बोला, तुम वो लेकर आई हो जिसकी बात मैंने की थी? सारा ने सीरियस होकर कहा, हाँ लेकर आई हूँ, पर आपको आपकी डील तो याद है ना? सारा थी एक छोटी सी बच्ची, पर बड़ी मैडम बनने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस वजह से वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। शौर्य ने सारा से कहा, हाँ मुझे याद है, पहले मुझे मेरा ब्रेसलेट दो। सारा हल्का सा अपना सर हिलाकर बोली, ठीक है। सारा अपना पर्स लेती है और उसे खोलकर उसमें से एक पिंक कलर का पेपर बाहर निकालती है जिसे फोल्ड किया गया था। उस पेपर को वो शौर्य के सामने रख देती है। शौर्य वो पेपर खोलता है तो उसमें उसे वो ब्रेसलेट मिलता है जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। शौर्य उस ब्रेसलेट को लेकर अपने सीने से लगा लेता है जैसे पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। शौर्य की हरकत देखकर सारा शौर्य से बोली, एक मामूली सी ब्रेसलेट के लिए आप इतना परेशान हो रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शौर्य की हरकत देखकर सारा बोली। शौर्य अपने एक्सप्रेशंस को फिर से नॉर्मल कर लेता है। वो उस ब्रेसलेट को वापस संभाल कर रखता है ताकि गलती से भी वो उसे दोबारा ना खो दे। शौर्य सारा से बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यूँ समझ लो कि ये किसी खास इंसान की आखिरी निशानी है। इस बात पर सारा ने कुछ सोचते हुए कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपकी गर्लफ्रेंड का हो सकता है। शौर्य इस बात पर हल्का सा हैरान होते हुए सारा की तरफ देखता है। फिर वो तुरंत अपना गला साफ करते हुए अपने कंपोजर को थोड़ा मेंटेन करते हुए बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो। सारा ने हल्का सा अपना सर हिला दिया। अच्छा, इसलिए आप इसके लिए इतना परेशान हो रहे थे? शौर्य ने झट से कहा, थैंक यू सो मच, नहीं तो मैंने इसे पाने की उम्मीद ही खो दी थी। इस बात पर सारा ने मुस्कुराकर कहा, इट्स ऑलराइट, मैं हूँ इतनी होशियार। शौर्य ने एक्साइटेड होते हुए सारा से कहा, अब मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे मेरी बहुत कीमती चीज लौटाई है, बदले में तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, आई प्रॉमिस। सारा शौर्य की बात पर हल्का सा शक करते हुए बोली, क्या सच में आप मुझे वो देंगे जो मैं आपसे मांगूंगी, अगर बाद में आपने मना कर दिया तो? इस बात पर शौर्य के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और वो सारा से बोला, शौर्य सिंह ओबरॉय, एक बार जो प्रॉमिस कर दे फिर उसे किसी भी हाल में निभाता है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो हर चीज़ मैं दूंगा। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए बेफिक्र होकर मांगो, अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने मॉम डैड के लिए, अपने फैमिली के लिए। तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए वो मांग सकती हो। आखिर ऐसा क्या मांगने वाली थी सारा? कहीं वो ऐसी चीज़ ना मांग दे कि जिससे अलविना के लिए परेशानी बन जाए। क्या शौर्य उसकी मांगे पूरी कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। शौर्य सारा को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो समझ गया था कि वो पहले से सब सोच के आई थी, लेकिन शौर्य ये जानता था कि एक बार वादा करने के बाद वो पीछे नहीं हट सकता था। सारा ने अपनी एक उंगली को चिन पर रख लिया और बहुत गंभीर होकर सोच रही थी। इस पोजीशन में वो बहुत क्यूट लग रही थी। ना चाहते हुए भी शौर्य सारा से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। मैंने सोच लिया है कि मुझे आपसे क्या चाहिए, लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए, मैं जो मांगूंगी वो मुझे देना पड़ेगा। अगर आपने मना किया तो आप झूठे कहलाएंगे। शौर्य ने बिना सोचे ही सारा से कहा, तुम बस मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें जरूर दूंगा। उसके बाद सारा शौर्य की आंखों में देखते हुए बोली, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? सारा की बात सुनकर शौर्य हल्का सा कंफ्यूज होकर उसे देखता है। सारा शौर्य के कंफ्यूजन को समझते हुए बोली, क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? शौर्य चौंकते हुए बोला, क्या फ्रेंड, और वो भी तुम्हारा?
शौर्य हैरान था। वो एक छोटी सी 5 साल के बच्चे का फ्रेंड कैसे बन सकता है? उसकी मासूमियत तो देखो। वो शौर्य से पूरी दुनिया भी मांग सकती थी। वो चाहे जो मांग सकती थी, जो मुंह से निकलता शौर्य वही उसे दे देता। और मांगा भी तो क्या, केवल फ्रेंडशिप। बच्चे वाकई में कितने मासूम होते हैं। शौर्य को अपनी तरफ हैरानी से देखता हुआ देख सारा ने कहा, क्या हुआ? आपने कहा था कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे, तो मुझे बस यही चाहिए। आपको मेरा फ्रेंड बनना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? ये बोलकर सारा अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। शौर्य अब तक हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इस लड़की ने उसे फ्रेंडशिप का ऑफर दिया है। सीरियसली? ऐसा अजीब ऑफर शौर्य ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। हल्का सा मुस्कुराते हुए वो अपना सिर हिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर सारा के साथ हाथ मिलाते हुए बोला, ऑलराइट, नाउ वी आर फ्रेंड्स। ये सुनकर सारा की आंखों में चमक और होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। रियली, थैंक यू सो मच। सारा की एक्साइटमेंट देखकर शौर्य भी मुस्कुरा देता है। पहली बार उसने 5 साल की एक लड़की से इतनी सीरियसली फ्रेंडशिप की थी और उसे इतना अच्छा भी लग रहा था। पता है, मैं कब से आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते थे। मैंने इतने दिनों से आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, लेकिन आपने एक्सेप्ट ही नहीं की, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया था। ये बोलकर सारा अपने मुंह का पाउट बना लेती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। इतनी ज्यादा प्यारी कि अगर कोई देख ले तो फटाक से उसे हक कर दे। शौर्य सारा से बोला, मैं सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट देखी नहीं। इस बात पर सारा ने कहा, अगर मुझे आपका ब्रेसलेट नहीं मिलता तो शायद आप मुझ पर भी गौर नहीं करते, है ना? शौर्य इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सारा शौर्य से बोली, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल मेरे जैसी। हम दोनों की आंखें कितनी सेम है ना? शौर्य सारा से बोला, तुम्हारी आंखें किस पर गई हैं? तुम्हारी मॉम पर या तुम्हारे डैड पर? इस बात पर सारा का मुंह थोड़ा उतर जाता है। सारा के एकदम से बदले एक्सप्रेशंस को शौर्य तुरंत देख लेता है। उसे कुछ अजीब सा खटकने लगता है। अचानक इस लड़की की आंखों में चमक की जगह उदासी ने ले ली थी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इज एवरीथिंग ऑलराइट? शौर्य ने सारा से कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन सारा का ऐसा उतरा हुआ चेहरा उससे देखा नहीं गया। सारा शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, आई डोंट नो अबाउट माय डैड। सारा की बात सुनकर शौर्य चौंकते हुए बोला, मतलब? सारा शौर्य से बोली, उन्होंने मेरी मम्मा को छोड़ दिया था, शायद तब जब वो प्रेग्नेंट थी। मुझे नहीं पता मेरे डैड कौन है और कहाँ पर है। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि जरूर वो इंडिया में ही है। आई विश कि मैं उनको ढूंढ लूँ, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ पूछना है। शौर्य सारा की बात में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। तो क्या तुम्हारी मम्मा ने कभी भी तुम्हें नहीं बताया तुम्हारे डैड के बारे में? सारा पाउट बनाकर नाम में अपना सिर हिला देती है। कभी नहीं, मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं। अगर इतने सालों में मम्मा ने कभी डैड का जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब मेरे डैड जिक्र करने लायक आदमी थे ही नहीं। पर फिर भी आई वांट टू नो अबाउट हिम। लेकिन इतना जरूर पता है कि जरूर उन्होंने मेरी मम्मा को बहुत हर्ट किया है। ये सुनकर शौर्य को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। शौर्य सारा से बोला, अगर तुम कभी अपने डैड से मिली तो क्या कहोगी उनसे? क्या तुम उन्हें कभी माफ करोगी? सारा ये बात सुनकर शौर्य की तरफ देखती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखाई दे रही थी। पता नहीं, पर मैं उनसे पूछूंगी कि उन्होंने मेरी मम्मा को हर्ट क्यों किया। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। सारा के चेहरे पर बहुत उदासी छा जाती है। अचानक सारा को इतना उदास देखकर शौर्य को बेचैनी होने लगती है। वो सारा का ये दर्द बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। क्या मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद कर सकता हूँ? सारा शौर्य से बोली, अभी नहीं, पर जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं आपसे हेल्प जरूर मांगूंगी। शौर्य सारा के सिर पर हल्का सा हाथ फेरते हुए बोला, एनी टाइम, अब तो हम दोस्त हैं ना, तो तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकती हो। इस बात पर सारा की आंखों में चमक आ जाती है। कुछ भी? शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और सारा शौर्य से अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, तो फिलहाल हमें कुछ खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। सारा की बात सुनकर शौर्य हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो वेटर को आगे आने का इशारा करता है और सारा से कहता है, तुम्हें जो भी खाना है वो मंगवा लो। सारा खुश हो जाती है। वो बहुत कुछ खाने के लिए मंगवाती है और वेटर ले भी आता है। सारा खाना एंजॉय करने लगती है। वो शौर्य से बोली, दोस्त आप भी खाना खाओ ना, बहुत टेस्टी है। शौर्य हल्का सा मुस्कुराकर बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। सारा मुंह बना लेती है, खाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं अपने हाथ से आपको खिलाती हूँ, फिर तो खाओगे ना। आज हमारी फ्रेंडशिप हुई है तो आज आप मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। ये बोलकर सारा एक छोटा सा बाइट शौर्य के मुंह की तरफ बढ़ाती है, लेकिन सारा का हाथ बहुत छोटा सा था तो शौर्य के मुंह से काफी दूर रह जाता है। सारा का इतना प्यारा जेस्चर देखकर शौर्य का दिल मचलने लगता है। वो खुद आगे बढ़ता है और सारा के हाथ से खा लेता है। दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरा रिश्ता हो दोनों में। आखिर हो भी क्यों नहीं, दोनों की आंखें, एटीट्यूड और ईगो मिलती जुलती जो थी। भगवान का खेल भी कितना निराला है और कितना अजीब है ना कि दोनों बाप बेटी होते हुए भी एक दूसरे के इस रिश्ते से अनजान थे। एक अजीब सा सुकून मिलता है। शौर्य का दिल एकदम से शांत हो जाता है। एक पल के लिए जैसे उसने अमृत चख लिया हो। शौर्य ने कहा, आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड, यू आर माइंड ब्लोइंग, जिस तरह तुम खुद को मैनेज करती हो और वो भी अपने डैड के बिना। यस आई नो, आई एम द बेस्ट। अब मेरे जैसी कोई दूसरी तो हो ही नहीं सकती ना। सारा ने प्राउड फील करते हुए कहा, जिसे देखकर शौर्य फिर से बोला, तुम्हारी माँ बहुत लकी है जो तुम्हारी जैसी बच्ची है, लेकिन सच कहूँ तो अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही होती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारा के इस जवाब से शौर्य एकदम से चौंक गया। वो सारा की तरफ हैरानी से देखने लगा, मानो जैसे उसे इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। इससे पहले कि शौर्य सारा से कुछ कह पाता, खुद सारा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरी जैसी कोई और इस पूरी दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। आई एम वन एंड ओनली पीस इन दिस वर्ल्ड। सारा के इस जवाब से शौर्य हंस पड़ा। शौर्य को इस तरह से हंसता देख सारा भी हंस पड़ी। दोनों में अब रिश्ता दोस्ताना हो चुका था। उन दोनों को देख के लगता ही नहीं कि आज ही मिले हैं। तभी शौर्य ने घड़ी में टाइम देखा और उसके बाद सारा से बोला, तुम्हें कुछ और मंगवाना है तो बोल सकती हो। सारा ने तपाक से कहा, क्यों, जल्दी है क्या? अभी अभी तो दोस्त बनी हो और अब दोस्त के लिए टाइम नहीं तुम्हारे पास। ओके बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अब खुश। शौर्य का इतना कहना ही था कि तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। शौर्य उसे देख के मोबाइल जेब में रख लेता है, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल को जेब में रखा फिर से कॉल आ गई। ये देख शौर्य और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी सारा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, उसी चुड़ैल का कॉल है ना जो उस दिन पूल में गिर गई थी। शौर्य ने जैसे ही ये सुना तो वो शॉक रह गया, क्योंकि सच में नैना की ही कॉल आ रही थी। शौर्य ने आज तक ऐसी हाजिर जवाबी लड़की नहीं देखी थी। उसको सारा पर शक हुआ कि जरूर इस लड़की से कोई ना कोई तो नाता होगा ही, इसलिए उसने सारा से पूछा, वैसे तुम्हारी मॉम का क्या नाम है? ये सुनते ही सारा एकदम से चौंक गई, मानो जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। क्या बोलेगी सारा? क्या वो अपनी मॉम का नाम बता देगी? क्या अलविना का नाम सुनते ही शौर्य उसे पहचान जाएगा, या सारा कुछ चलेगी कोई शातिर चाल? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग। ऑफिस में पूरा दिन मुस्कान का बहुत खराब जाता है। वो तंग आ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइफ उसके साथ इतना बड़ा गेम खेलेगी। ऑफिस के सारे फ्रेंड्स बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। मुस्कान काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। जीत मुस्कान से बोला, मुकू, आर यू ऑलराइट?
मुस्कान ने जवाब देते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान के साथ मुस्कान शराब पीने लगती है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानती थी। मुस्कान के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज तो जैसे तैसे करके वो बच गई, लेकिन हर रोज अपने बॉस को अपनी शक्ल दिखाने से वो कैसे बचेगी। एक ही ऑफिस में दोनों को काम करना है, कभी ना कभी तो आमना सामना होगा ही। फिर क्या करेगा अब? क्या उसे धक्के देकर बाहर निकाल देगा? ऑफकोर्स निकालेगा, क्यों नहीं निकालेगा। मुस्कान ने आते ही उसके साथ इतना बड़ा पंगा जो लिया है, ऐसे थोड़ी ना बख्श देगा उसे। बस यही बात मुस्कान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो कुछ देर अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करती है। उसके ऑफिस का एक दोस्त संजय ड्रिंक उठाते हुए बोला, वैसे हमारे नए बॉस इतने खड़ूस नहीं है जितना हमने उनके बारे में सुना था, है ना? मुझे तो काफी सिंसियर और काफी पोलाइट लग रहे थे। एक यंग फीमेल एम्प्लॉय सीमा ने भी जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। इस बात पर एक थोड़ी अधेड़ सी उम्र की औरत मिसेस ग्रोवर ने थोड़ा इरिटेटिंग सा फेस बनाते हुए कहा, इसमें हैंडसम क्या है? उम्र पता है उनकी कितनी है? 40 पर पहुंचने वाले हैं वो। मुस्कान ने जवाब दिया, या आई एग्री, वो तो अंकल है अंकल, उनमें हैंडसम जैसी क्या बात है। इस बात पर बेचारी सीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम दोनों ऐसा मत बोलो यार, कितने तो हैंडसम है वो। वैसे उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो 40 के होने वाले हैं। आई मीन अच्छे खासे 30 साल के जवान लगते हैं। उसके बाद वो एक ठंडी आह भरते हुए बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो उनके प्यार में ही गिर जाऊंगी अगर बार बार उन्हें देखती रही तो। एक तो हैंडसम, ऊपर से इतने पोलाइट, इतने सिंसियर और इतने अमीर, एक कंप्लीट पैकेज जो एक लड़की को अपने लिए चाहिए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं फटाक से उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। इस बात पर मुस्कान अपने मन ही मन में बड़बड़ाई, बॉयफ्रेंड नहीं शुगर डैडी बनने की उम्र है अंकल की। हमारा कि थोड़े हैंडसम है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। अब 40 के होने वाले हैं और ऊपर से बूढ़े हो गए हैं, अब उनके बॉयफ्रेंड बनने की उम्र थोड़ी ना है। तभी अचानक मुस्कान का फोन बजता है। वो देखती है तो कथा उसे फोन कर रही थी। कथा का कॉल देखते ही वो फटाक से अपना सर पीट लेती है। अरे बाप रे! मुस्कान की ऐसी हरकत पर सब लोग जो वहां पर बैठे थे वो मुस्कान की तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देखते हैं। मुस्कान थोड़ी ऑकवर्ड होकर मुस्कुरा के खड़ी होते हुए बोली, मुझे जाना होगा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। आज हमारा मूवी का प्लान है तो मैं लेट नहीं हो सकती। बाय बाय गाइस, कल ऑफिस में मिलते हैं। ये बोलकर मुस्कान अपना सामान उठाती है और तुरंत ही वहां से निकल जाती है। जीत उसे जाता हुआ देखता ही रहता है। वाणी हल्का सा हाथ मार के जीत का टेंशन अपनी तरफ करती है। कब तक उसे दूर बैठे बैठे देखते रहोगे? कभी सीधा मुंह पर जाकर बोल भी दो कि तुम उसे पसंद करते हो। इस बात पर मिसेस ग्रोवर ने तुरंत हैरान होकर कहा, क्या जीत, तुमने अभी तक मुस्कान को नहीं बताया कि तुम उसे पसंद करते हो? हमें तो लगा बता दिया होगा। जीत के एम्बैरेसमेंट के कारण गाल लाल हो जाते हैं और वो हल्का सा अपना सर खुजाते हुए बोला, आप लोगों को भी पता है? इस बात पर सीमा अपनी आंख रोल करते हुए बोली, ऑफिस में सबको पता है, बस एक मुस्कान को ही नहीं पता। जल्दी बता दो उसे, वरना वो इतनी खूबसूरत है कि तुम्हारे बोलने से पहले ही कोई उसे उड़ा कर ले जाएगा। ये सुनकर तो जीत और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। उधर मुस्कान फटाफट अपनी साइकिल को तेज रफ्तार से भगाते हुए थिएटर की तरफ जा रही थी। कथा थिएटर के बाहर काफी गुस्से में इधर उधर चक्कर काट रही थी और बड़बड़ा रही थी, आने दो उसे, आज तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। एक तो खुद मेरे साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है, ऊपर से खुद ही लेट हो जाती है। मूवी शुरू होने वाली है, अगर हीरो की एंट्री मिस हो गई तो मूवी देखने का मजा ही क्या है। लेकिन इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कितनी बार से बोला है कि टाइम से आ जाएगा, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद है, लेकिन इस लड़की के दिमाग में बात घुसती ही नहीं है। कथा काफी गुस्से में लग रही थी। तभी एक तेज स्पीड से साइकिल एकदम से कथा के सामने आकर जोर से ब्रेक मारती है और एक टायर हवा में गोल घूमकर जमीन पर पटक देता है। साइकिल पर बैठी हुई मुस्कान एक स्माइल के साथ कथा से बोली, हे बेबी हाउ आर यू। अपनी आंखों को जोर से सिकोड़ते हुए जोर से जमीन पर एक पैर मार के कथा चिल्लाई, मुस्कान की बच्ची, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। कथा ये कहते ही मुस्कान की तरफ भागी। कथा का ये गुस्सा देख मुस्कान डर गई और वो तुरंत अपनी साइकिल को छोड़कर भागने लगती है। मुस्कान गिड़गिड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए मैं लेट हो गई थी। कथा उसके पीछे भागते हुए बोली, हाँ ट्रैफिक, तुम्हारे पास तो मर्सिडीज है ना जो ट्रैफिक में फंस गई थी। साइकिल में तुम ट्रैफिक में लेट कैसे हो सकती हो? फालतू के बहाने मत बनाओ, आज फिर से तुम लेट हो, पेनल्टी देनी पड़ेगी तुम्हें। मुस्कान तुरंत रुककर अपने हाथों से कथा को शांत करते हुए बोली, ओके 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 रिलैक्स, आज थिएटर के अंदर तुम जो भी खाओगी वो मेरी तरफ से, ओके। ये सुनकर कथा की आंखों में चमक आ जाती है, क्या सच में? उसके बाद कथा थोड़ा नॉर्मल होने का नाटक करते हुए बोली, ठीक है, पर मैं अभी तुमसे नाराज हूँ। आइंदा अगर लेट आई तो मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए। वैसे भी जिस उम्र में तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखनी चाहिए, मुझे अपने साथ में घसीट लेती हो। इस बात पर मुस्कान मुंह बनाते हुए बोली, अब कोई बॉयफ्रेंड होगा तो उसके साथ मूवी देखूंगी ना, मेरे लिए तो तुम ही मेरा बॉयफ्रेंड हो। इस बात पर कथा अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, अब उसे कुछ बोलेगी ही नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बनेगा? वो जिंदगी भर मुझसे ही काम चलाना है क्या? सॉरी बेबी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन विमेन। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे लड़कों में ही इंटरेस्ट है, एक नॉर्मल लड़की की तरह। उसके बाद मुस्कान साइकिल को पार्किंग में खड़ी कर देती है। उसके बाद दोनों जैसे ही थिएटर के अंदर जाने को हुए तभी कथा ने मुस्कान का हाथ टाइट पकड़ के रोक लिया। कथा की ऐसी हरकत से मुस्कान को गुस्सा आ गया और वो बोली, क्या हो गया? अभी तो बहुत नाटक कर रही थी कि देर हो गई है और अब यही रोक लिया। कथा ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखाने की कोशिश की। मुस्कान ने देखा कि पार्किंग में 3 गुंडे मुस्कान की साइकिल के पास खड़े थे। एक ने पहले से ही निकाली हुई सिगरेट जमीन पर पटकी और दूसरे ने साइकिल का पीछे वाला टायर पकड़ लिया। ये देख मुस्कान दौड़ती हुई उधर भागी और बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? ये मेरी साइकिल है, चलो छोड़ो इसे। गुंडे में से एक ने कहा। गुंडे में से एक जिसके गले में बड़ा सा गोल्ड चेन था मुस्कान की तरफ घूर कर बोला, तुम्हारी साइकिल ने हमारी गाड़ी का रास्ता रोका था, अब इसकी हवा निकाल रहे हैं। कथा आगे बढ़ी, भैया माफ कर दो, हम अभी से हटा देते हैं। लेकिन गुंडे ने सुनने से इनकार कर दिया। दूसरे गुंडे ने टायर से हवा निकालने वाला पेन निकाला और टायर को दबाने लगा। आवाज के साथ साइकिल का पीछे वाला टायर ढीला हो गया। मुस्कान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो जोर से चीखी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हम लड़कियां हैं तो समझ लिया कि डर जाएंगी। गुंडे हंस पड़े, अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम बहादुर हो? वो आगे बढ़ा और मुस्कान के बहुत करीब आ गया। कथा ने मुस्कान का हाथ खींचा, चलो यहाँ से पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन तभी एक आवाज उनके कानों से जा टकराई, ऐसे ही औरतों को डराते हो? सबने मुड़कर देखा। एक लंबा मजबूत कद वाला इंसान अंधेरे से निकल कर आ रहा था। उसकी आंखों में चिंगारी थी और हाथ में एक लोहे की रॉड। गुंडे पीछे हटते हुए बोले, ये कौन आ गया भाई? वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और मुस्कान और कथा के सामने खड़ा हो गया। तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं बताऊं? तभी उनमें से एक गुंडा बोला, भाई क्यों फालतू में आफत ले रहे हो? तुम इस लड़की के चक्कर में ना पड़ो। वो आदमी इस बार गुस्से में बोला, क्यों ना पड़ूं इसके चक्कर में? ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही कथा ने भी झट से कहा, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये लड़की मेरी दोस्त है। मुस्कान ने जैसे ही बात सुनी उसके होश उड़ गए। मुस्कान को अब कथा के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि कथा उसकी बेस्ट फ्रेंड बस कहने की थी, उसने इतना बड़ा राज उससे छुपाया। गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से एक बोला, अच्छा तो तुम इनको बचाओगे? देखे तो हम भी जरा। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं मैं तुम्हारा सामना नहीं करूंगा बल्कि ये रॉड करेगा। ये कहने के साथ ही उसने उस गुंडे के गर्दन पर जोर से उस लोहे की रॉड को दे मारा
उस गुंडे के जोर से चीखने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। मुस्कान और कथा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। डर के मारे उनकी सांसें रुक गई थी। सामने वाला आदमी गायब था और सारे गुंडे गायब थे सिवाय एक गुंडे के, वो जिसे उस आदमी ने उस लोहे की रॉड से उसके गर्दन पर मारा था। उस गुंडे की गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। क्या होगा मुस्कान और कथा का? कथा का एक बॉयफ्रेंड था तो फिर उसने मुस्कान से क्यों छुपाया? क्या वह मुस्कान को पहचान लेगा और उसे अपनी ऑफिस से निकाल देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। कई घंटों की सर्जरी के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अलविना सीधा ऑपरेशन थिएटर से अपने सीक्रेट रूम में चली जाती है। अलविना ने कपड़े चेंज करते हुए जोया से कहा, अलविना के कपड़े चेंज करते हुए जोया ने उससे कहा, कांग्रेचुलेशन अलवी, ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम्हारी काबिलियत पर किसी को शक नहीं, सभी डॉक्टर्स तुमको असिस्ट करके बहुत खुश हैं। अपने मास्क को उतारते हुए अलविना जोया से बोली, जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है, बच्चों को छोड़े घंटे हो गए, पता नहीं वो कैसे होंगे, खाना भी खाया होगा या नहीं। जोया अलविना से बोली, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, मैं अभी पूछ लेती हूँ। जोया घर पर कॉल लगाती है लेकिन घर पर बहुत टेंशन का माहौल था। लव कुश दोनों बहुत टेंशन में थे और आपस में बड़बड़ा रहे थे। ये सारा कहाँ जा सकती है, हमने पूरे बंगले में उसे ढूंढ लिया पर वो कहीं पर भी नहीं मिली। तभी एक नौकर वहाँ पर आकर लव कुश दोनों को इन्फॉर्म करते हुए बोला, बाबा गार्ड ने बताया कि सारा बीबी गाड़ी में बैठकर कहीं बाहर गई है। ये सुनकर लव कुश दोनों हैरान हो जाते हैं। लव ने कहा, क्या बाहर? लेकिन वो बाहर कहाँ जा सकती है, मम्मा ने मना किया था कि बाहर नहीं जाना है, हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते। लव की बात पर एग्री करते हुए कुश ने कहा, उसे फोन करके देखता हूँ, अभी पता चल जाएगा। इससे पहले कि कुश सारा को फोन करे तभी जोया का फोन आ जाता है। जोया का फोन देखकर दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जोया मासी का फोन है, अब उन्हें क्या बोले? अगर मम्मा को पता चल गया कि सारा घर पर नहीं है तो सारा को बहुत डांट पड़ेगी। लव ने कुश से कहा, झूठ बोल देना, अगर सारा के बारे में पूछे तो बोल देना कि वो सो रही है। कुश थोड़ी हिम्मत करते हुए झूठ बोलते हुए बोला। कुश थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला, कोशिश करता हूँ, बस पकड़ा ना जाऊँ। कुश फोन उठा लेता है तो सामने से जोया की चीयरफुल आवाज उसे सुनाई देती है, हे माय बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? कुश मुस्कुराकर बोला, आई एम गुड डार्लिंग, वेयर आर यू राइट नाउ, व्हेन आर यू कमिंग एट होम? जोया ने जवाब दिया, हाँ बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम सबने खाना तो खाया ना? कुश ने जवाब दिया, हाँ हमने खा लिया था। इस पर जोया बोली, वेरी गुड, अच्छा एक बार सारा को फोन देना, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इतना सुनते ही तुरंत कुश और लव दोनों की आंखें फट जाती हैं। कुश फोन के स्पीकर पर हाथ रखते हुए लव से बोला, अब क्या करें? लव ने कहा, झूठ बोल दो कि बाथरूम में है या सो रही है, कुछ भी बोल दो लेकिन सच्चाई मत बताना। कुश सर हिलाता है और फिर से फोन पर बोला, जोया डार्लिंग, वो सारा सो रही है। ये सुनकर जोया कंफ्यूजन से भरी आवाज में बोली, अभी तक सो रही है? जोया की बात सुनकर अलविना पलटकर जोया की तरफ देखते हुए बोली, उसकी तबीयत ठीक है ना? अचानक जोया की बात सुनकर अलविना थोड़ा चिंता में आ जाती है और वो जोया के हाथ से फोन लेकर पूछती है, क्या हुआ, किसकी तबीयत खराब है? अपनी मम्मा की आवाज सुनकर तो लव कुश दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि अपनी मम्मा से झूठ कैसे बोले। उनकी मम्मा झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट थी, वो झूठ बोलेंगे भी तो तुरंत पकड़े जाएंगे। कुश ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, ओ मम्मा, मैं कह रहा था कि वो सारा सो रही है। ये सुनकर अलविना चौंक जाती है, वो इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती। अलवी घड़ी में टाइम देखते हुए फिर से बोली, काफी ज्यादा टाइम हो गया था, इतनी लेट तक सारा सो जाए ये तो हो ही नहीं सकता, कहीं तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? लव कुश तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। कुश अलविना से बोला, नहीं मम्मा, हम आपसे क्यों कुछ छुपाएंगे? अलवी अपनी आंखें से कोड़ लेती है, कुश सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? लव कुश के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। अलविना के सामने उनकी चोरी पकड़ी गई थी तो अब ना चाहते हुए भी उन्हें सब बोलना ही था। कुश थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, मम्मा वो एक्चुअली क्या है ना कि सारा घर पर नहीं है। ये सुनकर अलविना चौंक जाती है, घर पर नहीं है का क्या मतलब, कहाँ पर है वो? तभी अचानक उन लोगों को दरवाजे से सारा अंदर आते हुए दिखाई देती है। उसके हाथ में एक बड़ी सी आइसक्रीम थी जिसे वो बहुत मजे लेकर खा रही थी और अंदर आ रही थी। जाते वक्त शौर्य ने उसे ये आइसक्रीम दिलवाई थी। सारा को देखकर लव कुश की आंखों में चमक आ जाती है और कुश तुरंत बात बदलते हुए बोला, वो तो सामने ही है, आपको सच में बात करनी है क्या? अलविना ने जवाब दिया, सारा को फोन दो अभी और इसी वक्त। कुश भागकर सारा के पास जाता है। फोन के स्पीकर पर हाथ रखकर वो बोला, मम्मा को तुमसे बात करनी है, लो बात करो। सारा फोन हाथ में लेकर बोली, हेलो मम्मा। सारा की आवाज सुनकर अलविना को थोड़ी राहत की सांस आती है। सारा बेबी, आर यू ऑलराइट? सारा कंफ्यूजन में बोली, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? सारा कुश की तरफ देखती है। वो दोनों टेंशन में थे, शायद उन लोगों को पता चल गया था कि वो घर पर नहीं थी और अलविना को शक हो गया और इसी बात को सारा समझ चुकी थी। सारा अलवी से बोली, मम्मा आपकी सर्जरी कैसी रही? सारा बात को टाल देती है ताकि वो हड़बड़ा कर सच ना उगल दे। अलवी ने कहा, हाँ सब ठीक रहा, मैं अब घर आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है, आई लव यू। सारा भी मुस्कुराकर बोली, आई लव यू टू मम्मा। उसके बाद दोनों कॉल कट कर देती हैं। कॉल कट करने के बाद लव कुश दोनों सारा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कड़क आंखों से घूरने लगते हैं। सारा उन दोनों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर अपने कंधे उठाते हुए बोली, क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लव ने सारा से कहा, कहाँ पर गई थी तुम, वो भी हमें बिना बताए? मम्मा ने मना किया है ना कि बाहर नहीं जाना है। सारा ने सोफी की तरफ आते हुए जवाब दिया, मैं घर पर बहुत बोर हो गई थी इसलिए साइड वाले पार्क में घूमने चली गई थी, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए भी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। सारा अपने हाथ में पड़ा हुआ आइसक्रीम का एक छोटा सा डब्बा उन दोनों की तरफ बढ़ा देती है। आइसक्रीम को देखकर उन दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और लव कुश बाकी का कुछ पूछना ही भूल जाते हैं। अलविना घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जोया और अलविना ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अलविना ने कहा, भला कौन आया होगा? अलविना ने तुरंत मास्क उठाकर पहनने के लिए टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि मास्क तो वहाँ पर है ही नहीं। अलविना ने जोया से कहा, जोया जाओ तुम दरवाजा खोलो। अलवी जाकर पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती है और जोया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर मिस्टर मारवा खड़े हुए थे। एक्चुअली अलविना यहाँ किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी और मिस्टर मारवा को तो खास कर भी नहीं, क्योंकि अलविना को पता चल गया था कि मिस्टर मारवा शौर्य के साथ काम करता है। वो नहीं चाहती थी कि वो गलती से भी मिस्टर मारवा को अपना चेहरा दिखाए ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि मिस्टर मारवा शौर्य को बताएं कि वो अलविना रणावत ही अलविना श्रीवास्तव है। मिस्टर मारवा को देखकर जोया ने कहा, जी कहिए, आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था ना, चिंता ना कीजिए, अब आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। मिस्टर मारवा के हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो खुश होते हुए बोले, इसीलिए तो मैं मिस्टर रणावत को थैंक यू बोलने आया हूँ, क्या वो अंदर नहीं है? मिस्टर मारवा अंदर नजर घुमाकर देखते हैं लेकिन अलविना उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। जोया मिस्टर मारवा से बोली, एक्चुअली वो ऐसे किसी से भी मिलती नहीं है तो सॉरी, वो आपसे मिल नहीं पाएंगी। मिस्टर मारवा थोड़ी उम्मीद भरी नजरों से बोले, पर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पर्सनली मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन्हें आइडिया भी नहीं है कि उन्होंने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। इस बात पर जोया ने कहा,
इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, ये तो डॉक्टर का फर्ज होता है। फिलहाल तो वो आपसे मिल नहीं पाएंगी, सॉरी, लेकिन आपका ये मिठाई का डब्बा मैं उन्हें जरूर दे दूंगी। थैंक यू सो मच। जोया मिस्टर मारवा से मिठाई का डब्बा लेती है। मिस्टर मारवा थोड़े उदास हो जाते हैं, लेकिन वो मिस अलविना रनावत की मजबूरी समझ सकते थे, तो ज्यादा फोर्स नहीं करते और बस मिठाई देने के बाद वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद जब जोया दरवाजा बंद करती है तो अलविना पर्दे से बाहर निकल कर आती है। जोया अलविना के पास जाकर बोली, तुम उनसे मिली क्यों नहीं? अलविना ने जोया से कहा, तुम्हें पता है ना मैं किसी से नहीं मिलती। जोया ने जवाब दिया, हाँ लेकिन वो काफी ज्यादा उदास हो गए थे, तुम्हें मिल लेना चाहिए था। अलवी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे कुछ रूल्स हैं जिन्हें मैं खुद भी नहीं तोड़ती। मैं उनसे नहीं मिल सकती थी और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। जोया कंफ्यूज होकर बोली, कौन सा कारण? अलवी ने जवाब दिया, मिस्टर मारवा शौर्य के लिए काम करते हैं, वो उसकी कंपनी के एक इन्वेस्टर हैं। शौर्य के साथ अक्सर उनकी मीटिंग होती रहती है। जिस दिन पहली बार मैंने मिस्टर मारवा से फोन पर बात की थी, उसी वक्त मुझे शौर्य की आवाज उनके पास सुनाई दी थी। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था, शौर्य वाकई में उनके पास बैठा हुआ था। ये सुनकर जोया थोड़ा चौंक जाती है। ओह आई सी। फिर एक गहरी सांस लेकर जोया ने कहा, फिलहाल तो हमें घर के लिए निकलना चाहिए, बच्चे अकेले हैं। अलवी अपना सर हिला देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि अलविना अपनी सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकती है। घर पहुंचने से पहले ही उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली थी, जिससे वो अनजान थी। आखिर क्या होने वाला था अलविना के साथ? ऐसी कौन सी घटना उसके साथ घटने वाली थी? आज घर नहीं पहुंच पाएगी क्या वो? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। Like, comment, subscribe for more episodes.